चलिए, जो लास्ट सेशन हमने किया था उसमें चैप्टर 9 तक कर रखा था। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 10, एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैंने कोई टूल बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पून है, मैंने कोई स्पून लिया, स्पून मैंने बनाया। अब स्पून का यूज क्या हो सकता है, वो हमारा होगा एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है ना, स्पून को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज माई एप्लीकेशन पार्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक एप्लीकेशन होता है, हम किस तरह से और इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस को सिंपल हम अगर यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क कवर, तो एक तो हमारा वो पर्पस है। दूसरा जो हमारा पर्पस होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस को डिफरेंट वे में कैसे यूज करें कि हमारी डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करें। एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने जैसे टेस्ट दिया होगा तो सुना होगा आपने MWP एक्ट, ये आया होगा, ये आया था। एक आया होगा आपका कीमैन इंश्योरेंस आया होगा, ठीक है। एक आपको आ गया मॉर्गेज रिडम्पशन प्लान आया होगा, MRI जिसको कहते हैं, आया था सर। आया था, MRI करके आता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और सबसे अच्छी बात ये इंपॉर्टेंट है, और लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपका जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिंपल है। बोल्ड पॉइंट में जो मैंने लिखा है बस उसको पढ़ लीजिए, ये नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है बोल्ड पॉइंट में, इसको बस पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पहला है कीमैन इंश्योरेंस। तो व्हाट इज कीमैन इंश्योरेंस, ऐसे समझिए कि जैसे कोई बिजनेस है, एक बिजनेस में बिजनेसमैन है, उसके ऑफिस में जैसे पार्टनरशिप भी है, या फिर समझिए कोई एम्प्लॉय है जो कि बहुत ही साल जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई है तब से उसमें काम कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय ए है इसमें। अब एम्प्लॉय ए है, उसको अपनी कंपनी के सभी A to Z सारी बातें पता है, और कंपनी बहुत एक हद तक इस एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। इस केस में क्या होगा कि अगर ये जो पर्सन ए है, अगर इसकी डेथ हो जाती है या इसने जॉब छोड़ दिया, तो कंपनी को ए को कंपनसेट करने के लिए या फिर ए की तरह किसी दूसरे बंदे को ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, उसमें उसके लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बंदा ए है, इस बंदे को कहते हैं कीमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको कहेंगे कीमैन। तो कंपनी जो है कीमैन का इंश्योरेंस करती है, और दैट इंश्योरेंस इज नोन एज कीमैन इंश्योरेंस। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्या है कि कीमैन वो पर्सन होता है जो कि आपको किसी भी कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं कीमैन। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिट वाला पार्ट जो है, उस पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज कीमैन। उस कीमैन का कंपनी चाहे तो इंश्योरेंस करा सकती है, ठीक है। ये बोल्ड में मैंने लिखा भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। कीमैन इंश्योरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय अ बिजनेस टू कंपनसेट दैट बिजनेस for financial loss that would arise from the death of an important member called keyman। डेथ भी हो सकता है, वो ट्रांसफर भी हो सकता है, या रिजाइन भी हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कीमैन इंश्योरेंस जो होता है, जैसे कि अब मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे अपने लाइफ पे पॉलिसी लेनी है, तो मुझे पॉलिसी लेनी होगी अपने लाइफ पे, तो मेरा इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है, मेरी हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन जो कीमैन इंश्योरेंस में जो कंपनी ने किसी पर्सन का इंश्योरेंस किया, वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी में को जितना क्या प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कीमैन इंश्योरेंस। क्लियर है, समझ में आ रही बात सभी के? जी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, इसमें जो आपका जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है उसके बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए कि जैसे 10 लाख रुपीज है, ठीक है, और अपने कीमन को उसने जो है 50 लाख रुपया 1 CR का उसने वो करा दिया, नहीं। वो 10 लाख के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उस 10 लाख में उसका रोल कितना है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सन, उस पर्सन की सैलरी पे भी नहीं डिपेंड करेगा। उस पर्सन को भले ही 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1 करोड़ रुपए दे, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है सभी को? सेकेंडली, जो कीमैन अगर डेथ होती है यस तो सर। बेनिफिट जाएगी कंपनी को, पर्सन को नहीं। पर्सन जो नॉर्मल पॉलिसी होती है, जैसे कि मैंने पॉलिसी ले ली, कल को मुझे कुछ हो गया तो पैसा मेरे नॉमिनी को जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कीमैन की डेथ होगी तो पैसा जो है कंपनी के अकाउंट में जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट आता है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हल्का सा बता दूं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए 2020 है, 2020 में किसी ने 50 लाख का लोन ले रखा है, तो अब पर्सन ए जो है, इसके ऊपर जो है कितने की लाइबिलिटी हो गई, कितने 50 कितने का
50 लाख की हो गई। लेट सपोज वो पे कर रहा है 2030 में इसके ऊपर लायबिलिटी कितनी होगी? 50 लाख की होगी, बताइए। नहीं, पे कर रहा है तो कम नहीं होगी? बिल्कुल सही बात। ये जो अमाउंट है आपका ये कम होगा आपका। 50 लाख से हो सकता है कि वो 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी होगा एज पर टेन्योर हमारा हो जाएगा। लेट्स सपोज 20 लाख हो गया। तो अब देखिए इसकी लायबिलिटी 50 से घट के 20 आ गई। तो इसके ऊपर जो इंश्योरेंस होना चाहिए, जब कंपनी, जब लोन देने वाली कंपनी जो है पहली बार में 50 लाख का इंश्योरेंस करेगी, क्या यहाँ भी उसको 50 लाख का इंश्योरेंस की नीड है? नहीं, 20 लाख की है। 20 लाख की है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो मोर्टगेज है, मोर्टगेज मतलब लोन होता है, लोन घटता जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कवर भी घटेगा। इसको कहते हैं मोर्टगेज रिडम्पशन प्लान इंश्योरेंस। मोर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस कहते हैं इसको, कि हमारा लोन का अमाउंट कम हो रहा है तो इस कारण से ये भी कम होता जाएगा। देखिए, इट एन इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड financial protection for home loan buyers. It is basically decreasing term life insurance policy. अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि 2020 में 50 लाख है, ध्यान समझिएगा आप लोग। 2030 में और 20 लाख हो गया। हो सकता है 2048 में आपको वो जीरो हो जाए। तो अब देखिए, अच्छा अब यहाँ से जीरो हो गया तो बीच में जो प्रीमियम पे किया था कस्टमर ने, उसको क्या यहाँ पे कुछ मिलेगा जब जीरो हुआ? तो नहीं, ये तो टर्म लाइफ है ना। बिल्कुल, नहीं, ये बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस की इसमें तरह है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये, हाँ, ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस का कवर हाँ, विद टाइम इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम होती जाएगी। ये समझ में आ गई बात सबको? मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, एमआरआई। वो इसका मतलब ये होगा लोन अमाउंट को ही वो कर रहा है, इंश्योर कर रहा है। यस, क्योंकि उसके ऊपर से लायबिलिटी होगी ना। कल को मान लीजिए कि जैसे 10 साल के बाद 20 लाख का है उस पे, कल उसको कुछ हो गया तो कंपनी जो है, बैंक जो है, वो 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसके पास ऑलरेडी है, तो उसी से वो उसकी भरपाई कर लेगी। ठीक है, तो मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये देखिए जो मैंने बोल्ड में लिखा है ना, बस उसी को याद कर लीजिएगा, आराम से 18 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली ये आपका डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इंश्योरेंस कवर डिक्रीजेस ईच ईयर, लिखा है ना, इट इज अ लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी। ये आई होप सबको क्लियर है। जी। ठीक है, Yes. फातिमा जी क्लियर है ये? जी सर। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव एट। किसी को कोई डाउट है पूछिए। ओके, नाउ एमडब्ल्यूपी एक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कि जैसे किसी बैंक ने किसी बिजनेसमैन को 10 सीआर का लोन दिया, किसी बिजनेसमैन बी है, इसको लोन दिया 10 सीआर का। अगर मान लीजिए 10 सीआर का लोन दिया, अब इस बी के ऊपर जो है, बी ने अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, लेट्स सपोज कि जैसे 50 सीआर का। अब मान लीजिए बैंक ने लोन दिया बी को 10 सीआर का, कल को इसकी डेथ हो जाती है, अब बैंक क्या करेगी? वो सारे लोन माफ कर देगी? क्या करेगी बताइए? माफ तो नहीं करेगी, वो रिकवर करेगी कहीं किसी तरीके से। बिल्कुल, तभी लोन, बैंक जो है ना बिजनेस है, एक तरह से समझिए कि बैंक सिंपल बिजनेस वाला हिसाब है। ठीक है, लेन देन का जो होता है ये कभी माफ नहीं करेगी, वो रिकवरी करेगी। ठीक है, रिकवरी कैसे करेगी? बैंक को पता चलेगा कि इनका एक इंश्योरेंस है 50 सीआर का, तो वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट में उनका प्रोसीजर अपना है, कोर्ट जो होते हैं सरफेसी एक्ट के अंतर्गत करते हैं, जो भी जाएंगे वहां पे जाके बोलेंगे भाई सर इनके पास 50 सीआर का है, 10 करोड़ का हमारा उधार है, इसमें से माइनस करके आप हमें 10 सीआर। तो कोर्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दे देगी कि भाई आप जो है 10 करोड़ रुपए बैंक को ट्रांसफर करो, बाकी उनके नॉमिनी को या जिसको जिसको करना है कर दो। हो सकता है कि कोई और भी जाएगा कि मेरा भी इतना उधार है तो उसको भी कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट के पास पावर है कि वो बैंक इंश्योरेंस कंपनी को परमिशन देगी, डायरेक्शन देगी कि आप ये इन लोगों को उधार है इनका, इनको भी पूरा कीजिए। लेकिन जब एमडब्ल्यूपी एक्ट होता है आपका, अगर किसी ने पॉलिसी ले ली है एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के समय में आया था 1874 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में कहता है कि किसी ने अगर, अच्छा ये एमडब्ल्यूपी एक्ट के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं करना होता, फॉर्म पे टिक लगानी होती है और बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है ना, उसके लिए वो लेते हैं। जब एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर कोई पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी जो आपकी होती है वो बन जाता है ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा, पॉलिसी बन जाता है ट्रस्ट।
अच्छा, इसको मैं एक कंपैरिजन में कर दूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों के। एक हो गया नॉर्मल पॉलिसी, एक हो गया MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लिया। सेम पॉलिसी होती है, पॉलिसी वही रहेगी, जीवन लाभ भी लेंगे, जीवन लक्ष्य लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें जो नॉर्मल पॉलिसी होगी वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस ही है इसमें, इसको ऐसे समझिए, रुकिए दूसरे तरीके से बताता है। ये आपका नॉर्मल पॉलिसी है, सिंपल पॉलिसी होगी, इसमें वही फीचर है, इस पे सभी का राइट होगा। ये जो पॉलिसी होगी ये बन जाता है ट्रस्ट, याद रखिएगा, पॉलिसी बन जाता है MWP एक्ट के अंतर्गत दे रखा है, तो पॉलिसी विल कन्वर्ट टू ट्रस्ट। इसमें जो नॉमिनी होंगे, नॉमिनी कैन बी एनीवन, कैन बी एनीवन, वो सिबलिंग भी हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। बट यहाँ जो नॉमिनी होता है उसको कहते हैं ट्रस्टी, ट्रस्टी। और ये ट्रस्टी कौन हो सकता है? जिस पर ओनली, साइन नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये ट्रस्टी हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? जी। एंड इसमें जो पैसा जाता है वो ट्रस्टी को, जो कल को कोई मिसहैपनिंग होगी तो ट्रस्टी को सीधे पैसा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि MWP एक्ट के अंदर जो पेमेंट होगा वो किसे होता है, ठीक है ना, तो ट्रस्टी को होता है। और MWP एक्ट में वाइफ या चिल्ड्रन ही होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के मॉक टेस्ट में होगा मेरे ख्याल से, हाँ मिला, ट्रस्टी वाला मिला था किसी को? मृदुला जी मिला था इसमें? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल ट्रस्ट, ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें बस छोटा सा है, बट इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, 3 तो मिनिमम रहते ही है। चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए दूसरी बात, इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर सकते, जो शुरू में ले ली पॉलिसी वही पॉलिसी चलती रहेगी। कल को नॉमिनी चेंज करना है, पॉसिबल नहीं है। कल को इसको सरेंडर करना है, पॉसिबल नहीं है। इसको पॉलिसी को चलाना ही पड़ेगा। इसको असाइन भी नहीं कर सकते, इस पे लोन भी नहीं ले सकते, इसको किसी बैंक को असाइन भी नहीं कर सकते। ये इट इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स, अटैचमेंट, क्रेडिटर्स और इवन लाइफ एश्योर्ड। क्लेम मनी विल पे टू ट्रस्टी, इट कैन नॉट बी सरेंडर, नॉमिनेटेड और असाइंड टू एनीवन, ईदर वाइफ और चिल्ड्रन कैन बी ट्रस्टी। क्लियर है? जो मैंने बोर्ड में लिखा है वही सब आएगा। क्लियर है सभी को? जी। ओके नाउ, अब ये 11 चैप्टर जो है टेक्निकल है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। सरप्लस बोनस कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगले 3 चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन ऐसे समझिए, कभी ने आप लोगों में से किसी ने LIC की पॉलिसी कराई होगी या कोई भी पॉलिसी कराई होगी? कराई हुई यस है। सर। कराई हुई है आपने। अब एक बात बताइए, जब आपके पास जो भी एडवाइजर आए होंगे तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ डॉक्यूमेंट लिया होगा? लिए। ओके, डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस में, ये ध्यान रखिएगा। एक तो आपका होता है प्रपोजल फॉर्म, जिसपे आप लोगों ने साइन किया होगा बिना देखे कि हाँ भाई चलो कहाँ साइन करना है बता दो, है ना एक्चुअल तो यही हुआ था। शुरू में तो जो भी कस्टमर होते हैं ना, शुरू में बड़े ध्यान से, अच्छा ठीक है भाई बताओ क्या क्या फीचर है। 5 मिनट 10 मिनट होता है, उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ कहाँ साइन करना है। एक्चुअल तो यही हुआ था। मैक्सिमम यही सारी चीजें होती है कि आपको शुरू में कुछ और होता है, फिर बाद में आपका जो है वो रहता है। चलिए प्रपोजल फॉर्म हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट आपका हो गया डॉक्यूमेंट, हो गया प्रपोजल फॉर्म। इसके अलावा कस्टमर के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कस्टमर के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं? एक तो आपको KYC, सेकंड आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, थर्ड आपका इनकम के लिए, ठीक है। KYC में क्या होता है आपका? KYC में आपको रहेगा
जो बैंक ने दिया आप एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये हो गया आपका आधार, पैन, ये हो गया। डीओबी के लिए आपको, अच्छा डेट ऑफ बर्थ के लिए दो चीजें होती है, एक होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ठीक है। अब उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, वोटर आईडी सबने बनवाया होगा? जी ओके, वोटर आईडी बनवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की नीड थी? लिया था उन्होंने, मैं जैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगा था, 10th का सर्टिफिकेट, अच्छा। उसमें डेट और ऑफ बर्थ होता है वोटर पे डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं होती है, वोटर आईडी जो तो होती है वो ना, लिखा होता है वैसे। अब मुझे हाँ याद वो, नहीं है, बहुत पहले बनवाया था, 30 साल हाँ हो गए वो नहीं, होंगे। उस पे सर नहीं होता, उसमें आपको एड्रेस प्रूफ ही मांगा होगा, कुछ जो भी मांगा होगा एड्रेस वो प्रूफ सिंपल को मांगा था उन्होंने। एड्रेस प्रूफ मांगे, क्योंकि हमारा वोटर आईडी होता है ना, उसकी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, डीएल लिया होगा, डीएल बनवाया होगा सभी ने? डीएल में तो चाहिए उनको, डीएल में 10th क्लास का सर्टिफिकेट लिया था। अच्छा, आधार के लिए चाहिए था, नीड थी? आधार के लिए भी लिया था वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट। पैन कार्ड के लिए? पैन कार्ड के लिए भी लिया है। पासपोर्ट के लिए? पासपोर्ट के लिए तो ये सारा ही लिया है, जितने बनवाए हैं सब लिया है। ओके, तो पॉइंट क्या है, जिन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए आपको एक एडिशनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है, वो सारी स्टैंडर्ड एज प्रूफ होते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हम्म। वोटर आईडी बनाने के लिए, अच्छा राशन कार्ड बनाने के लिए चाहिए था 10th का सर्टिफिकेट? किसी को आइडिया है कुछ? नहीं सर, हाँ राशन सर। कार्ड कभी बनवाया नहीं। हाँ, मतलब आइडिया इसलिए मैंने पूछा, एक वो तो मेरे ख्याल से कुछ इकोनॉमिक कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए भी नीड नहीं होती है। तो पॉइंट क्या है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए सिंपल फंडा याद रखिए, आपको कोई भी एक एड्रेस डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ की जरूरत हो, वो सारा स्टैंडर्ड एज प्रूफ रहता है। जैसे पैन कार्ड में नीड होती है, डीएल में नीड होती है, ये सारा कुछ आपका स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या है, वो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसमें देखा होगा आप लोगों ने। तो ये भी आपका हो गया स्टैंडर्ड एज प्रूफ एंड नॉन स्टैंडर्ड। नोट्स में है ये? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगा ये वाला पार्ट, डेट ऑफ बर्थ वाला नोट्स में नहीं, नहीं है ना? मैंने नहीं देखा है नहीं। सर, नहीं है सर। नहीं है ना, वेरी गुड, मैं यही चेक करना चाह रहा था। इनकम प्रूफ जो आपका होता है, 1 लाख से ऊपर अगर आपका है प्रीमियम, तब हमें इनकम प्रूफ की नीड होती है। सिंपल याद रखिएगा। चलिए, मृदुला जी आपने बिल्कुल अच्छा सही कहा कि नोट्स में नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऊपर ऊपर से, पूरा डीपली नहीं पढ़ा है। ये दिखा ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि वोटर आईडी स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, राशन कार्ड है या नहीं। ये क्लियर है बहुत सभी को? जी। आपने देखा होगा कि बहुत से आईडी कार्ड, क्वेश्चन आंसर में कुछ कह रहे हैं रजत जी, आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड वाला सर उसमें था क्वेश्चन अब रहेगा, इसलिए ध्यान। मैं सिंपल पहचान का तरीका बता दिया उसका। स्टैंडर्ड एज ग्रुप, नॉन स्टैंडर्ड का इतना याद रखिएगा। जैसे डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनका आईडी कार्ड होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स होती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ आपको स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए प्रूफ ऑलरेडी दे रखा है आपने कभी ना कभी, तो मेरा स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? जी। ओके फाइन। नाउ तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ, नॉन, तो समझिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है आपका। चलिए अब आते हैं। पहला होता है प्रोस्पेक्टस, जो पॉलिसी का के साथ आता है कि इसमें ये फीचर है, प्लान में ये फीचर है, जो कि कोई पढ़ता भी नहीं है। दूसरा आता है प्रपोजल फॉर्म, जिसको आप लोगों ने साइन किया होगा। तीसरा आता है एजेंट रिपोर्ट, जो कि आप लोग फिल करोगे। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर नीड हुई तो। मोर अच्छा, कुछ बेसिक चीजें बता दो इंश्योरेंस का, आप लोगों का आ पाएगा। देखिए इंश्योरेंस जो आपका है, किसी को हम कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला हो गया इनकम, दूसरा हो गया हेल्थ, तीसरा हो गया इनकी नीड, ठीक है। अच्छा, और किस किस से इफेक्ट होता है ये आपका, पहला हो गया आपका ऑक्यूपेशन। क्या ऑक्यूपेशन, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई अगर बंजी बंजी जंपिंग ट्रेनर है, ठीक है, और एक ऑफिस वर्कर है जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, दोनों में से किसका रिस्क ज्यादा है लाइफ पे? बंजी जंपिंग वाले। बंजी जंपिंग वाले को पे ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ नहीं पता कब वो इन केस कोई मिसहैपनिंग हो, डोर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो चांसेस, तो अब एक बताइए, उसका रिस्क ज्यादा, तो उस पे उसका प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? प्रीमियम ज्यादा होगा।
ज्यादा होगा तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा करना। तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है ये इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हजार्ड क्या होता है आपका, वो सारी चीजें जिससे आपका रिस्क का चांसेस बढ़ जाए, ठीक है ना। जैसे बंची जंपिंग हो गया। एक और केस मानते हैं, एक आपको जैसे माइनिंग में काम करता है कोई बंदा, एक दूसरे किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो माइनिंग वाले पे आपको ज्यादा रिस्क होगा हेल्थ का, या फिर आपको जो ऑफिस वर्कर है माइनिंग में ज्यादा वाले होगा। पे सर। माइनिंग में ज्यादा होगा, हो सकता है उसकी बीमारियों का ज्यादा हो, क्योंकि हो सकता है उसके जो है लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, डस्ट पार्टिकल ये सब इनहेल कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको होती हैं, आपको उसमें तो इन सभी चीजों पे ऑक्यूपेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनकम हो गया, इन सब के बेसिस पे इंश्योरेंस डिसाइड होता है। अब वो कैसे पता चलता है, जो प्रपोजल फॉर्म होता है आपका, उस फॉर्म में आपको सारी चीजें मेंशन होती है। एक मैं आपको फॉर्म का सैंपल ही दिखा रहा हूँ, रुक जाइए तो थोड़ा इसकी आइडिया हो जाएगी। फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म, एक मिनट जरा सा रुकिएगा। थोड़ा स्लो है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें एजेंट रिपोर्ट आता है। एजेंट रिपोर्ट की नीड क्यों होती है, क्योंकि जो कस्टमर है उसको किसने देखा है, ऑफिस में, एलआईसी के ऑफिस में जो बंदा जो बैठ के कीन कर रहा है उसने देखा है, एजेंट ने देखा है एजेंट ने कस्टमर को। देखा। तो इसी एजेंट कारण एक एजेंट की रिपोर्ट लगती है, उसे कहते हैं एजेंट रिपोर्ट। एजेंट को ये क्वेश्चन आता है, हु इज प्राइमरी अंडरराइटर, तो एजेंट इज प्राइमरी अंडरराइटर। अंडरराइटिंग क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? अंडर राइटिंग पॉलिसी। सिंपल शब्दों में बताइए, सिंपल शब्दों में अंडरराइटिंग होती क्या है, चलिए ऐसे समझते हैं। अंडर मान राइटिंग लीजिए सर, कि, हाँ हाँ प्लीज किसी बताइए। किसी के बारे में डिटेल रिपोर्ट देना। ओके, कह सकते हैं, गुड। अंडरराइटिंग बेसिकली क्या है, आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई आएगा, कोई आपके फ्रेंड आते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब मुझे जो है ना 1000 रुपए चाहिए, आप दे देंगे? विटनेस भी बोल सकते हैं सर, विटनेस नहीं, एक विटनेस तरह नहीं, से। आप दे देंगे? ओके सर। हाँ बिल्कुल, अगर कोई आता है तो। हाँ, अगर कोई राह चलता बंदा आता है कि सर मुझे जो है ना 1000 रुपए की नीड है, क्या आप मुझे दे सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो हम उससे लिखवा लेंगे भाई तू वापस करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल अनजान है, सड़क पे जाने बिल्कुल वाला है। अनजान है तो फिर तो वो सोचेंगे ना फिर यही। यस, ये जो सोचना हुआ ना, इसे कहते हैं अंडरराइटिंग। हम उस बंदे की हाँ, स्टेटस देखेंगे कि भाई क्या सही में जेन्युइन है या फिर कैसा है। अगर मान लीजिए कोई बंदा है बिल्कुल ठीक कपड़ों में नहीं है, तो हम उसको डिनाई कर देंगे, यार 1000 रुपए लेंगे, कहीं ये बर्बाद ना कर दे कुछ, ठीक है ना। जो चीजें हैं, हो सकता है कि आपको कोई भी आपको मतलब कि गलत काम के लिए ना ले रहा हो। लेकिन अगर कोई बंदा ठीक ठाक स्टेटस में है, मतलब लग रहा है कि जेन्युइन बंदा है, उसको सही में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या मेरा पर्स छूट गया है, मुझे पैसे की नीड है, तो शायद हम अपना दे सके, है ना। और अगर किसी फ्रेंड में भी होता है, फ्रेंड में भी हम देखेंगे, अगर कोई फ्रेंड भी आके मांगता है तो उसका उसकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, पिछली बार ले गया था उसने दिया या नहीं दिया, यही होगा ना हमारा। बिल्कुल उसकी नहीं नहीं क्रेडिट सर, हिस्ट्री। मैंने मेरा हाँ एक्सपीरियंस जी, ये रहा है। हाँ हाँ, अनजान आदमी भी अगर है तो 100 में से 99 आपके पैसे वापस करके जाएंगे। आप भले जब ही कुछ बहुत ना अच्छी लिखो। बात है। क्योंकि मैं बहुत बार ऐसी कंडीशन मेरे साथ आई है, हाँ जी, हाँ जी सर। अनजान आदमियों की हेल्प करी है, लेकिन मेरे पास पैसे वापस आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम टाइम हो ही जाता है लोगों के जो है ना, अगर सही आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं तो आपके पास गलत भी नहीं होगा आपके साथ। तो बेसिकली क्या है बिल्कुल। कि इसे ही कहते हैं अंडरराइटिंग, कि हम किसी के बारे में, तो अब देखिए कि बंदा अगर कहता है कि मुझे पैसे की नीड है, हम्म, मुझे पैसे की नीड है और कितनी नीड है, तो वो कहता है कि मान लीजिए 1000 रुपए। तो अब मैं उसको जो है देखूंगा कि जिस जो बंदा कह रहा है कि मुझे नीड है, उसका रियल में उसकी नीड है या नहीं है, उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है। सिमिलरली इंश्योरेंस में होता है, अगर इंश्योरेंस में कोई आगे कहता है कि मुझे 1 करोड़ का रिस्क का इंश्योरेंस कवर चाहिए, ठीक है, हम्म, मेरे को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो अब 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर जो है, मैं उसकी देखूंगा उसकी नीड क्या है। कल को ऐसा ना हो कि 1 करोड़ उसके ऊपर बकाया हो, उसने लोन पॉलिसी ली, अब जाके उसने कोई गलत काम कर, सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, ताकि जो पैसा आएगा उसे वो पूरा कर सके। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं।
इसी कारण फर्स्ट ईयर में सुसाइड में आपको क्लेम नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा कस्टमर को, जो मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जो है कोई क्लेम नहीं मिलता है इस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कस्टमर जो तो इन्हीं सब चीजों को देखे कि 1 CR का अगर है तो उसकी नीड है कि, तो उसके लिए हम ITR देखते हैं, उसका उसका लायबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें क्या है, उन सारी चीजों को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए फॉर्म जो मैं जी दिखा रहा था आप लोगों को, ये होता है प्रपोजल फॉर्म। ठीक है, जो कि अभी खुला नहीं है, खुलेगा। ये हो गया प्रपोजल फॉर्म। अब इसमें ध्यान से देखिए आप लोग क्या क्या चीजें आप लोग को दिख रही हैं। ये हो गया डिटेल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, उसमें आपको नेम आ गया, फादर्स नेम, ये सारा कुछ आ गया। ये देखिए ये नेम आ गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, क्या क्या चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है या नहीं है, वो क्या है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट स्टैंडर्ड है तो कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एड्रेस देख लिया, अगर कोई बाहर का NRI FNI OCI अगर है तो उसके लिए अलग से होगा, या लिखेंगे। अच्छा, MWP एक्ट की बात कर रहा था मैंने आप लोगों से, ये देखिए ये रहा आपका। अच्छा, इस वाले फॉर्म में नहीं मेंशन है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये पुराना फॉर्म है, इसका मेरे पास PDF पड़ा हुआ था। इनकम टैक्स पे करता है नहीं करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको हो गया इनकम के रिगार्डिंग। जो मैंने कहा था ना आपको इनकम देखेंगे कि उस पर्सन की इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग पैन कार्ड है या नहीं है इसका, ठीक है ना, KYC PM मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसका एजुकेशन देखेंगे, एजुकेशन क्या है, वो उसने अच्छी डिग्री कर रखी है तो मान के चलें कि वो अच्छी जगह वो जॉब कर रहा होगा। अब यहाँ देखिए इसका जो एनुअल इनकम आ गया, ये सारी चीजें, ये आपको इनकम वाला पार्ट हो गया। सेकेंडली ये देखिए कि अगर वो आर्म फोर्स में कहीं काम करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो किस पे, क्योंकि उनका रिस्क कवर ज्यादा होता है, उनके ऊपर लायबिलिटी चांसेस रिस्क के ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद ये आपको कोई, अब देखिए मैंने हजार्ड की बात कर ना, स्पेसिफिक हजार्ड, आपकी हॉबी क्या है। अब हॉबी में किसी की हॉबी इसने लिख दी यहाँ पे बंजी जंपिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग या फिर समथिंग, तो उसका रिस्क ज्यादा है, तो उस केस में उसको एक अलग से वो फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। हर हॉबी के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करके वो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम डिसाइड होता है। आप कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रहा है, कन्विक्टेड तो नहीं है इस किसी के में, आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो है नहीं, मतलब आप कोई पॉलिटिकल पोस्ट तो नहीं ले रहे हैं। पिछली पॉलिसी अगर है आपकी तो वो उसको भी देखा जाता है, पुरानी पॉलिसी। ये क्यों देखा जाता है, लास्ट 3 साल में क्यों देखा जाता है कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ का भी मांगा, पुराना आपका 2 करोड़ का चल रहा है, 2 करोड़ का आपका प्रीमियम ही लेट सपोज की जैसे आ रहा है आपका 50,000 या 1.5 लाख रुपीज आ रहा है। ठीक है, अब 1.5 लाख रुपीज आ रहा है और आपका जो है अभी 1 करोड़ का और मांग रहे हैं आप, उसमें 75,000 अलग है, लेकिन आपका जो इनकम दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 2.5 लाख। अब बताइए क्या ऐसे बंदे को हम एक्स्ट्रा 1 CR का दे सकते हैं? नहीं नहीं सर। नहीं, क्योंकि 75,000 रुपये तो यही हो गया, तो 2 सवा 2 लाख रुपए का तो आप जब चुका ही दीजिएगा प्रीमियम में, तो 2.5 लाख का इनकम है, तो 25,000 रुपए में आप पूरे साल थोड़ी चलाइएगा। तो यहाँ पे आपको वो नहीं सारी चीजें देखी जाती है, पुराने इंश्योरेंस का कवर, तो ये फॉर्म पे सभी कुछ रहता है। ठीक है, ये नॉमिनी का डिटेल हो जाता है, नॉमिनी है, अपॉइंटी है, जो भी चीजें हैं वो इसमें आगे बैंक डिटेल डालना होता है कि मेच्योरिटी का पैसा या फिर जो भी मनी बैक जाना हो तो उसके लिए क्या होता है। अब यहाँ देखिए प्लान के बारे में, मतलब कौन सा प्लान टर्म दे रहे हैं वो इसमें रहता है, जैसे प्लान टर्म दिया, सम प्रपोज दिया, मतलब ये इंश्योरेंस के बारे में हो गया कि हम जो इंश्योरेंस दे रहे हैं वो हो गया इसमें। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, अब इस पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। फिर उसके बाद आपका ये देखिए, ये आपका हो गया पर्सनल एंड फैमिली डिटेल, हेल्थ एंड हैबिट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए हाइट वेट पूछा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है। एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है आपको, अगर कोई 178 का है, लेट्स सपोज 163 सेंटीमीटर का है, 163 करीब 5 फीट 3 इंच के आसपास आएगा, और उसका वेट आपका जो है 95 दिख रहा है, तो क्या है, ये हेल्दी पर्सन है? ओवरवेट है। ओवरवेट, क्योंकि वो जो ये 63 है ना, इससे 10 ज्यादा 10 कम तक रेंज में चलता है, 75 तक सही रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा ओवरवेट चला जाएगा। तो अब इस केस में क्या हुआ कि अगर उसको ओवरवेट है, इसका मतलब अगर ओबेसिटी है, ओवरवेट है, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ में जरूर होगी, तो फिर उसका मेडिकल चेकअप होता है अलग से। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें सब ये हेल्थ से ये सेक्शन पूरा पूरा जो है ना, सेक्शन 3 ये पूरा हेल्थ से रिलेटेड है। कैसे हेल्थ रिलेटेड है, ये पर्सनल हेल्थ हो गया, उसको कोई डिजीज है या नहीं, डिजीज है तो उसका क्या क्योर है, वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। देखिए ये देखिए आपका, ठीक है,
पर्सनल हैबिट्स आ गई इसमें, आपकी हैबिट, आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, कोई ड्रग्स यूज करते हैं, कोई चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका हेल्थ का स्टेटस क्या है, फैमिली डिटेल, फैमिली डिटेल में फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी है उनकी एज जो है उसमें मेंशन किया था, एज ही मेंशन करता, डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं होती, एज, उनका स्टेटस क्या है, सभी गुड है, ठीक है ना, तो वो गुड हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें मैं पूछना चाहूंगा आप लोग को, लेट सपोज किसी फीमेल का हमने इंश्योरेंस कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, किसी फीमेल का, तो इसमें फैमिली हिस्ट्री में किसकी एज दिखनी होती है, फादर मदर में से किसकी, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ फादर इन लॉ की होगी? नहीं, वो पेरेंट्स की होगी इनके। बिल्कुल सही, इनके पेरेंट्स की होगी, क्यों, क्योंकि हम उनकी पेरेंट्स का ही आइडिया लगेगा ना इनका एज क्या हो सकती है। आप फिर से बोलिए, हस्बैंड आपके। किससे, यहाँ जगह फीमेल के कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, फीमेल है तो इनके मदर फादर की होगी, इनके सास ससुर की एज की हमें नीड नहीं होती, मदर फादर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है पूछते में, सर इनके मदर फादर की क्या जरूरत है, अब तो शादी हो गई, शादी हो गई तो ठीक है, बट उनका रिलेशन तो उन्हीं से फैमिली से था ना, फीमेल प्रोपोनेंट के लिए ये हो गया आपका, ठीक है, फिर ये आपका हो गया। अब इस फॉर्म को देखिए, अब बताइए इस फॉर्म में अगर हेल्थ में कोई डाउट होगा, कोई भी अगर अंडरराइटिंग कर रहा होगा, ठीक है ना, कोई भी अगर आपको अंडरराइटिंग कर रहा होगा तो वो इसी फॉर्म के बेसिस पे करेगा, क्योंकि उसके पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। ये सारा का सारा हेल्थ के बारे में है, इनकम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो उस बेसिस पे डिसाइड करता है। तो ये ध्यान रखिए, प्रपोजल फॉर्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो जो चीजें लिखी होती हैं इसी कारण से उसी के बेसिस पे आगे का सारा कुछ डिपेंड करता है, क्लेम की मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारी चीजें होती है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट अगर नीड हुई, कुछ समझ छोड़ते रिस्क कवर के लिए जो है, जैसे 5 लाख 10 लाख के लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की नीड नहीं होती है, एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे कि अगर मान 35 ईयर की एज तक कोई है तो 12 से 15 लाख रुपए तक जो इंश्योरेंस कवर बिना मेडिकल के हो जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर मोलर हजार्ड रिपोर्ट, उसका जो है उसका बिहेवियर कैसा उसके बेसिस पे होता है, एज प्रूफ चाहिए होता है जो मैंने आप लोगों को बताया, स्टैंडर्ड एज प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ये सारी चीजें हो गई। फिर आता है इनकम के बारे में क्यों पता करते हो, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत उसको लिया जाता है कि ब्रिंगिंग illegal money into economy by hiding its origin, the act of cartel was penned in 2002। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता है किसी को क्या होता है, सिंपल शब्दों में बात करूं मैं, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों कहते हैं इसको? मतलब ब्लैक मनी यूज करना। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड क्यों यूज किया गया है? लॉन्ड्री में क्या होता है? धुलाई, कपड़ों की धुलाई। तो ब्लैक को व्हाइट करना है। कपड़ों की धुलाई होती है, मतलब गंदे कपड़ों की धुलाई होती है। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, आपको जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी बनाना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें क्या होता है, आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया सो दैट कि कोई भी जो है आपको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना करे। इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता था ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। पहले जब था, आज से 15-20 साल पहले, जब 2002 में पास नहीं किया गया था, 2000 से पहले से मान के चले, उस समय जो है आप किसी कोई अगर 10 लाख भी ला के लेके आ रहा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसे ये नहीं, उसका सोर्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता था, कोई आईटीआर नहीं चाहिए होती थी। अब जो है वो मैंडेटरी कर दिया। आप लोगों को पता भी होगा कि 50,000 से ऊपर अगर कैश जमा कराते हैं बैंक में तो पैन कार्ड मांगते हैं वो। हाँ, वही पैन कार्ड जो आपको हो गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है, रूल बन गया कि नहीं 50,000 से ऊपर कभी भी जमा होगा तो आपको जो है 49,999 तक हम जो है कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ऊपर हमें पैन कार्ड चाहिए होगा। अब इसमें भी कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, किसी को मान लीजिए कि 1,40,000 करना है तो वो क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको कर देंगे, उसके 45,000 45,000, फिर उसके बाद जो बाकी बच गया उसमें वो करके कर लेगा, उसमें पैन की नीड नहीं होती है। ऐसे वो भी उसको सरकमवेंट कर गए। सेकेंडली, 1 लाख से ऊपर का प्रीमियम चाहिए होता है तो उस केस में आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, तो उसमें हम सैलरी स्लिप देखते हैं, किसी मंगाते हैं, इनकम आईटीआर देखते हैं लास्ट 3 साल का, तो ये आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नो योर कस्टमर केवाईसी, ये तो सभी जानते होंगे क्योंकि बैंकों में भी ये वर्ड यूज होता है, आपको जो गैस कनेक्शन होता है उसमें भी यूज होता है, कोई मोबाइल कनेक्शन होता है, सब में केवाईसी होता है। केवाईसी में मतलब क्या होता है कि एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ, ये 3 चीजें ली जाती है, ठीक है, ये सारा कुछ उसी में आता है आपका।
अब इसमें क्या क्या होता है, आपका एंटी केवाईसी में फोटोग्राफ चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए होता है। क्लियर है? प्री लुक पीरियड मैंने आप जी। लोग को बताया था कि 15 डेज का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये क्लियर है। आई होप ये सेक्शन हमारा क्लियर है सभी को। जी। नाउ अब इसके बाद आता है कि प्रपोजल फॉर्म जो है वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है ना, कंपनी के पास आ गई, कंपनी ने उस पे देखा, उसको देखने के बाद उसे डिसाइड किया कि उसको कितने का इंश्योरेंस दे सकते हैं, कितने का इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है आपका कि पॉलिसी हो गई इश्यू। अब पॉलिसी इश्यू होने के बाद क्या क्या चीज आती है, पहला होता है एफपीआर। आप सभी ने जो फर्स्ट पॉलिसी का पहला एक रिसिप्ट मिला उसे कहते हैं एफपीआर कहते हैं। हम्म। एफपीआर क्या होता है, सॉरी एफआरआर नहीं, एफपीआर, एफपीआर होता है। ठीक है, एफपीआर होता क्या है वो सिंपल समझते हैं। फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट कहते हैं। फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट क्या होता है, ये बेसिकली एक एविडेंस है कि आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई है। ये आपको बेसिकली बताता है कि आपकी पॉलिसी जो है स्टार्ट हो गई है हमारी, इसको कहते हैं एफपीआर। ठीक है, नाउ अब एफपीआर पे क्या क्या होता है वो देखिए। ये देखिए, अच्छा इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सेट कीजिए। ठीक है, पॉलिसी नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, प्रीमियम अमाउंट पेड, नेक्स्ट ड्यू डेट, डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, नेम ऑफ नॉमिनी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, सम एश्योर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। यहाँ देखिए मैंने एक एफपीआर लगा भी रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ नेम आ रहा है, पॉलिसी नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉमिनी का नाम आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, सम एश्योर्ड आ रहा है, मोड आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, ठीक है, एज आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है हमारा, डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम आ जाएगा, डेट ये हो गया आपका, एजेंट कोड आ जाता है हमारा, नेक्स्ट ड्यू कब है वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें एक और आता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखिए डीओसी होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट होने का टाइम, कमेंस होने का, तो उस पर डेट ऑफ कमेंसमेंट है। तो ये देखिए 23/9 की पॉलिसी हुई है, 23/9 इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट है। अब इसमें साथ ही देखिए टाइम भी मेंशन है ना, 2:51। अब 2:51 पे जो पॉलिसी हुई है तो इसी के बाद से इनका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। 2:55 पे भी कोई एक्सीडेंट, ये एफपीआर लेके सीडीओ से नीचे उतरे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, इनको क्लेम मिलेगा। क्लियर है सभी को? जी। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी लिखा था, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ कैश दिख रहा है, यहाँ चेक दिख रहा है। चेक में अमाउंट कितना है, नील है, मतलब ये कैश में पेमेंट हुआ है 9351, सारी डिटेल होती है इसमें। ठीक है, ये एफपीआर पे सारा कुछ आ गया आपके। फिर यहाँ पे देखिए एड्रेस होता है, किस एड्रेस पे है, जो भी आधार दिया होगा, जो भी दिया होगा उस पे एड्रेस पे ही आ गया हमारा। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है ना, तो ये आपको हो गया एड्रेस के बारे में। तो एफपीआर पे आपका सभी चीजें होती है। क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा एफपीआर पे होता है, कौन सा नहीं होता। ये हो गया एफपीआर। तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट हो गया आपका, जो फर्स्ट टाइम प्रीमियम पे करते हैं वो मेरा हो गया, दैट इज एफपीआर। नेक्स्ट फिर आता है आरपीआर, फिर उसका दोबारा भी प्रीमियम जमा करते हैं। बहुत से पॉलिसी में दोबारा प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन होता है, तो जो दोबारा जमा करते हैं उसे कहते हैं आरपीआर, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। अब रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट पे क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए आप लोग। दो मैंने लगा के ही डाल दिया था ताकि आसानी से समझे। रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट पे देखिए, आपका नेम होगा, पॉलिसी नंबर होगा, ठीक है ना, कब से कब तक ड्यू है, डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा, ठीक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी ये सब इसमें नहीं होती है। इसपे प्लान टर्म होगा, आपको टेबल टी फॉर टेबल, टी फॉर टर्म, ये आपका 815 टेबल है, 21 है, और पीटी आपको हो गया पॉलिसी टर्म। ठीक है, ये आपको हो गया। इस पे क्या प्रीमियम एड्रेस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपको एक पॉलिसी बॉन्ड मिलता होगा। ठीक है, पॉलिसी बॉन्ड मिला होगा सभी को, पॉलिसी जिन्होंने कराई है। जी। तो पॉलिसी बॉन्ड जो आपको होता है, उस पॉलिसी बॉन्ड को क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा पार्ट जो होता है, उसमें पहला होता है पॉलिसी शेड्यूल। पहला पार्ट है आपका 3 पार्ट में से पॉलिसी शेड्यूल। पॉलिसी शेड्यूल में क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी, ओम्बड्समैन एड्रेस, सिग्नेचर, पॉलिसी स्टैम्प, नेम एड्रेस ऑफ पॉलिसी, डेट ऑफ बर्थ, सम एश्योर्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट, मैच्योर, जो बेसिक चीजें होती हैं जो आपको एफपीआर पे दिख रही थी, वो सारी चीजें तो होंगी होंगी, साथ ही साथ ओम्बड्समैन का एड्रेस, ठीक है, पॉलिसी स्टैम्प, प्रॉमिस टू पे, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। बाकी सारी चीजें आपको वही वाली होंगी जो एफपीआर पे, ध्यान रखिएगा। इवन कंपनी का एड्रेस जो होगा वो सब कुछ इसी पे होगा, पॉलिसी शेड्यूल पे।
फिर हमारा आता है स्टैंडर्ड प्रोविजन, ये आता है आपको स्टैंडर्ड प्रोविजन आता है सेकंड पार्ट में। स्टैंडर्ड प्रोविजन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो पॉलिसी बॉन्ड होते हैं उसमें माइन्यूट वर्ड्स में बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें लिखी होती हैं जो कि कोई नहीं पढ़ता, किसी वजह से टाइम नहीं होता, उसमें ये लगा कि लोन के लिए कितना चाहिए होता है, लोन चाहिए तो क्या, लोन के लिए क्या चाहिए होता है, ये सारी चीजें इस पे मेंशन होती है। लोन हो गया, सरेंडर किस केस में होगा, सरेंडर होगा तो हर साल जिस साल सरेंडर उस सरेंडर उस समय के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी, वो सारी चीजें इस पे मेंशन होती है। समझ में आ रही बात? तो वो जी। आपको हो गया स्टैंडर्ड प्रोविजन, मतलब कि जो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है वो रहती है। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन। अब स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में क्या होगा कि स्पेशल केसेस में होगा, जैसे सुसाइड, सुसाइड एक नॉर्मल केस नहीं होता, वो स्पेशल केस होता है, अलग से, मतलब सभी वो पॉलिसी में नहीं होता है, बहुत कम रेयर पॉलिसी, इसलिए सुसाइड हो गया, या फिर डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई अगर आपकी, उस वो सारी चीजें आपकी जो है वो इसमें आता है स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में। क्लियर है? तो इंश्योरेंस को जो जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हो गया है शेड्यूल, पॉलिसी शेड्यूल, दूसरा स्टैंडर्ड प्रोविजन, तीसरा स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन। ये क्वेश्चन आया था किसी को टेस्ट में, मॉक टेस्ट में? स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन वाला है सर। आया था ना? तो यही सारा रहता है कि इसमें से कौन सा स्पेसिफिक प्रोविजन में आता है। चल, नेक्स्ट हमारा आ गया डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी कंडीशन 2। अब पॉलिसी हो गई, एफपीआर भी मिल गया, अब इसके बाद क्या होता है, हम प्रीमियम पे करते हैं। अब जब प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम पे करने का एक डेट होता है, उस डेट को हम क्या करेंगे, तो उसमें जिस डेट को हमें पे करना होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो पॉलिसी की होती है, जैसे लेट सपोज कि 23/4/2020 की पॉलिसी है, तो इसका ड्यू डेट होगा 23/4, अगर ईयरली मोड है तो 2021, 23/4/2022, 23/4/2023, ऐसे करके ये होता रहेगा आपका। क्लियर है सभी को? हर साल ईयरली है तो उस डेट को पड़ेगा, ये कहलाता है ड्यू डेट। ड्यू डेट, ठीक है, ये सारे ड्यू डेट कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ड्यू डेट के बाद आपको जो है, अगर पॉलिसी का मोड आपको ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, तो आपको जो है 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, 30 डेज का। याद रखिएगा, 30 डेज का ग्रेस पीरियड, मतलब इस ग्रेस पीरियड में क्या होता है कि अगर किसी ने प्रीमियम जमा कर दिया तो कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना, जो प्रीमियम है वही पे करना पड़ेगा। लेकिन इस ग्रेस पीरियड के बाद अगर जमा होता है, 30 डे के बाद जमा होता है, तो आपकी पॉलिसी में क्या होगा कि आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी। क्लियर है? अगर वही मंथली मोड में है तो आप 15 डेज का, मंथली मोड अगर है तो केवल 15 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। मतलब ये होगा कि 15 दिन के अंदर जमा करिए, अदरवाइज फाइन लगेगा। समझ में आ रही बात? जी। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीरियड जैसे मान लीजिए सर 30 दिन में जमा नहीं किया उसने, हाँ जी सर। जैसे मेरे साथ हुआ है, हाँ हाँ। कंपनी ने 30 नवंबर को बंद कर दिया सैलरी से काटना। अच्छा। फिर मैंने एलआईसी के जिस एजेंट के थ्रू किया था, उसको हम्म मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरा वहाँ पेमेंट जमा करा देना, या मेरे को बता दो, मैं जाके करा देता हूँ। हम्म। तो सैलरी सेविंग से कटता था, ओके, लेकिन अभी तक उसने कोई एक्शन लिया नहीं है। एक्शन लिया नहीं मतलब समझा नहीं, अभी क्या स्टेटस है मतलब उस उसने पॉलिसी मुझे बताया नहीं कि कितना पेमेंट जमा करना है। और मैं एलआईसी लॉकडाउन पीरियड बाई चांस था, मैं गया था वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को अच्छा, अंदर आने से ही मना कर दिया पहले आप पॉलिसी वो। नंबर बता दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। आप मेरे को पॉलिसी नंबर बताइएगा, वो बता दूंगा मैं। ठीक चलिए है सर। अब इसको देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा 30/4 है, हम्म 30/4/2021 किसी का ड्यू डेट है। अब इसे 30 हम्म दिन मान लीजिए, मैं मान 30/5 में एक, वैसे तो 29 होगा, 29 होगा, 29/5/2021, ये इसका हो गया ग्रेस पीरियड। हम्म फिर इसके बाद आता है इस 4 से 6 महीने आगे, दैट इज 4, 5, 6, 7, 9, 10, 29/10/2021, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने होते हैं, 6 मंथ। हम्म तो ये 6 मंथ में भी पॉलिसी री स्टार्ट हो सकती है,
पॉलिसी रीस्टार्ट हो जाएगी विथ फाइन। ठीक है, ठीक है। यहाँ ग्रेस पीरियड जो आपका है इसमें विदाउट फाइन पे कर सकते हैं, ये ध्यान समझिए आप लोग, विदाउट हम्म, फाइन पे कर सकते हैं। लेकिन हम्म, ये जब आपका छठा महीना बीत गया तब यहाँ से आपकी पॉलिसी हो जाती है लैप्स। हम्म, ठीक है, पॉलिसी हो गई लैप्स। अब लैप्स हो गई पॉलिसी तो उस केस में क्या होगा कि आपको रिवाइवल करना होता है। रिवाइवल, और रिवाइवल में क्या होता है, इसका जो फॉर्म फिल करना होगा, प्लस अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो वो मेडिकल रिक्वायरमेंट करनी होगी, वो सारी चीजें करनी होती है। क्लियर है सभी को? जी। रजत जी क्लियर है? अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद की कहानी देखते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेस पीरियड में डेथ हो जाती है, प्रीमियम नहीं पे हुआ है, डेथ हो गई आपकी ग्रेस पीरियड में, इस केस में क्या होगा, कंपनी जो आपको है प्रीमियम देगी। इस ग्रेस पीरियड में क्या होगा कि कंपनी आपको जो है क्लेम देगी प्रीमियम वाला पार्ट माइनस करके। मान लीजिए कि जैसे 10,000 का प्रीमियम है, आपको रिस्क कवर आपको 1 लाख का है, तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी आपको जो है ना क्लेम देगी, बट 10,000 रुपए माइनस करके, प्रीमियम का पार्ट माइनस करके देगी। सभी को समझ में आ रही बात? हम्म, ठीक है, बट ग्रेस पीरियड पार हो जाने के हाँ सर। बाद कंपनी जो है आपको उसका जो वैल्यू है, आपको पेड अप वैल्यू वो देगी। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। In case of death after a grace period, insurer are not obliged to payment of claim. Grace period खत्म हो गया, policy would lapse if the premium is not paid during grace period. तो ग्रेस पीरियड के पार होते ही पॉलिसी आपका रिस्क कवर इंश्योर जो पॉलिसी होता है उसका खत्म हो जाता है। समझ मेरी बात? जी। ग्रेस पीरियड में आपका रिस्क कवर चलेगा, और अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो प्रीमियम को माइनस करके मिलेगा। सबको समझ में आ रही बात? अरे। ठीक है ना? और जबकि उसमें क्या होता है, आपको आपका ग्रेस पीरियड, जब आपका ग्रेस पीरियड के बाद अगर है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो इन दैट केस आपको पेड अप वैल्यू मिलेगा। बट एलआईसी में क्या होता है कि अगर पॉलिसी 5 साल तक पे हो रखी है तो 3 महीने का एक्स्ट्रा उसमें रिस्क कवर का पीरियड मिल जाता है ग्रेस पीरियड के अलावा। नहीं, ग्रेस पीरियड को इंक्लूड करके 3 महीने का, ड्यू डेट से 3 महीने तक का क्लेम हम दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी छठे साल में है और उसने प्रीमियम नहीं पे किया, और 2.5 महीने के अंदर में उसकी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में क्या होगा कि एलआईसी जो है प्रीमियम वाला पार्ट माइनस करके उनको क्लेम अमाउंट दे देगी। क्लियर ओके। है? अगर आपकी जी। पॉलिसी 6 साल चल गई, 5 साल चल गई है, तो उसमें 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, जी। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है। और फिर अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो अगर 6 महीने के अंदर में लैप्स हुई है तो कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता, सीधे जो है एलआईसी के किसी ब्रांच में जाके या ऑनलाइन जाके हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने बीत गए तो पॉलिसी को रिवाइव कराना पड़ेगा। इसको हिंदी में कहते हैं कालातीत, हिंदी में कहते हैं लैब स्टेशन को कालातीत। ठीक है, तो वो हमें स्टार्ट कराना पड़ता है। रीइंस्टेटमेंट मतलब फिर से चालू करना, रिवाइव करना मतलब फिर से शुरुआत करना। हम्म, अगर आपका वही इसमें लिखा हुआ, if the premium is not paid even after the grace period, the policy is considered to be lapsed. Lapsed policy can be revived. Revival reinstatement policy means to put back into the force, मतलब पॉलिसी को फिर से स्टार्ट करना, जो रिस्क कवर था वो फिर से स्टार्ट करना। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं आप लोगों को। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि अगर आपकी पॉलिसी ड्यू डेट ये है और यहाँ पे लैप्स हो गई है, लैप्स होने के बाद स्टार्ट हो रही है, तो अब जो क्लेम आएगा तो यहां से देखा जाएगा अर्ली क्लेम है या नॉन अर्ली क्लेम है। ठीक है, उसमें ऐसे नहीं देखा जाता कि आपका शुरू से क्या है। अच्छा, मैं हम्म, उस अर्ली नॉन अर्ली भी आता हूँ, वो समझाया नहीं मैंने, एक बार फिर से समझा देता हूँ, रुक जाइए। डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी कंडीशन में आपको ग्रेस पीरियड हो गया, लैप्स रीइंस्टेटमेंट हो गया। लैप्स और रीइंस्टेटमेंट के अलग तरीके हैं। लैप्स ऑर्डिनरी रिवाइवल की हमने पता किया कितना प्रीमियम बाकी है, हमने जाके जमा कर दिया, ऑर्डिनरी रिवाइवल हो गया। स्पेशल रिवाइवल हो गया कि जिसमें 3 साल कंप्लीट कर चुका है और नॉट सरेंडर वैल्यू नहीं है, उस केस में हम क्या होता है
कि आपको स्पेशल रिवाइवल करते हैं। लोन कम रिवाइवल की कोई भी पॉलिसी है अगर उसमें हमने पैसे जो हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी में लोन मिल सकता है उसी पैसे को लेके पॉलिसी को रिवाइव कर दिया हमने, ठीक है। इंस्टॉलमेंट रिवाइव मतलब कि हम इंस्टॉलमेंट में उसको रिवाइव कर रहे हैं, मतलब पेमेंट जो है ना रिवाइवल का वो इकट्ठा जमा करके इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है सरेंडर वैल्यू। कोई भी पॉलिसी होगी अगर उस पे आपका कुछ अमाउंट तक प्रीमियम जमा हो रखा है कुछ समय के लिए, तो अब उसका 3 साल अब 2 साल हो गया है, तो उसके बाद जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो हम उस पे पॉलिसी होल्डर को दे देते हैं। ये कहता है सरेंडर वैल्यू। ये पेड अप वैल्यू जो बनेगा हमारा उसका परसेंटेज कुछ होता है, ठीक है, तो सरेंडर हो गया। फिर आता है पॉलिसी लोन। हम पॉलिसी पे लोन भी पता भी होगा आप सभी को कि LIC पॉलिसी पे या इंश्योरेंस पॉलिसी पे हम लोन भी ले सकते हैं। Policy holder can take loan on their policy generally 90% of surrender value, no credit check is required इसमें, ठीक है। अच्छा LIC के जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसके लोन और जो एक नॉर्मल पर्सनल लोन होता है दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ आइडिया है नहीं कोई नहीं। किसी को, कुछ आइडिया? नहीं सर। सर हाँ जी रजत जी आवाज कट रही है आपकी, चलिए मैं हेलो बताता हूँ। हाँ जी रजत जी। हेलो सर, हेलो। ROI का डिफरेंस होता है सर। हाँ हेलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट का और और तो नहीं पता। ओके चलिए इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और बेनिफिट क्या होते हैं वो समझाता हूँ। आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके यहाँ देखिए ध्यान से, जो LIC की पॉलिसी है अगर मैंने उस पे 1 लाख का लोन ले लिया, मेरा जो भी बन रहा है लोन, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट 9.5% के हिसाब से होता है, तो 9,500 रुपीज आपका इंटरेस्ट करना, ठीक है, 9.5 होता है। मान लीजिए मेरे पॉलिसी में अभी भी 10 साल बाकी है, 2021 में मैंने लिया लोन और 2031 में इसकी मेच्योरिटी है। ये 1 लाख रुपए मैं भले न जमा करूं, अगर ये इंटरेस्ट जो है यही 9,500 रुपए हर साल जमा करता रहूं तो भी मेरे ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मतलब अगर 1 लाख का पैसा मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पॉलिसी में 1 लाख बन रहा है, तो मैंने 1 लाख रुपए उठा लिए LIC से और उसके बाद 9,500 रुपए हर साल जमा कर रहा हूँ, तो मेच्योरिटी पे जो मेरा मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा उसी में से आपको ये 1 लाख रुपए माइनस करके मिल जाएगा। अब पर्सनल लोन अगर हम लेते हैं, अगर 1 लाख ले रखा है, 1 लाख का जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आएगा 12% जो भी आता है 14% जो भी आता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे यहाँ जो पे करना है उसे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पे करना होता है। समझ मेरी बात? तो यहाँ LIC में क्या फायदा होता है कि आपने प्रिंसिपल भले ना पे कीजिए, केवल इंटरेस्ट ही हर साल पे करते रहिए, तो मेच्योरिटी में से आपका एडजस्ट हो जाएगा। या बीच में आपका कहीं पे भी आपको 1 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा आ गए, आप जमा कर दिया, लोन बीच में ही बंद करा सकते हैं, तो उसके बाद से आपका इंटरेस्ट भी लगना बंद हो जाएगा। या फिर पार्ट में आपको जैसे 1 लाख का की जगह 50,000 जमा करा दिया, तो 50,000 पे आपको जो है 4,2500 रुपीज के आसपास वो 4,7500 रुपीज के आसपास में आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लोन LIC के लोन की बहुत अच्छी बात है, बट वही है कि कस्टमर जो है ना कभी भी पैसे की नीड होता है सीधे सरेंडर की बात करता है, सरेंडर करा दो। सरेंडर से बेटर है लोन लेना, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिस्क कवर भी चलेगा और सेकेंडली आपका जो पॉलिसी है, सेकेंडरी आपका जो पॉलिसी है उस पर रिस्क कवर भी रहेगा और सेकेंडली आपका जो भी बेनिफिट है, बोनस, ये सब कुछ उसमें मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देके, मान लीजिए किसी ने लोन लिया 2021 में, एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है। अगर पॉलिसी इसने सेंडर करा दी, मान लीजिए 2025 में पॉलिसी या 2031 में पॉलिसी मैच्योर होनी है, हर साल बोनस भी तो उसको मिलेगा 7% के हिसाब से, जैसे मैंने दिखाया था आप लोग को 7% के हिसाब से उसको बोनस मिल रहा है, तो वो पे कर रहा है 9.5% और 7% उसको बोनस ही मिल जाए, तो ओवरऑल इसको कितना पड़ा ना, 2.5% ही पड़ा ना। तो ये देखिए समझाने का तरीका होता है। लोन जो LIC का होता है वो सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि उसमें बोनस हर साल, अगर पॉलिसी में हमने सरेंडर नहीं करके लोन उठा लिया तो केवल इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी जिस लोन अमाउंट पे किया है उससे ज्यादा तो मुझे बोनस मिलेगा, ठीक है। बोनस उसमें मिला है तो वो आपको बोनस भी एड ऑन होता जाएगा आपका, और मेच्योरिटी पे उसको जो है कंपनसेट कर देगा। क्लियर है ये? जी। बाकी और डिटेल में समझाऊंगा आगे। आज तो इसी की बात कर रहे थे ना। स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन क्या हो गया? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन मतलब क्या होता है?
नॉमिनेशन मतलब क्या होता है? आपने पॉलिसी कराई होगी तो पूछा गया कि भाई इसमें नॉमिनी किसको बनाना है, कहते हैं ना। नॉमिनी मतलब हमारे बाद किसको पैसा मिलना है। यस, नॉमिनी का रोल कभी भी आता है पॉलिसी होल्डर के डेथ में ही आता है, डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर होता है तब नॉमिनी का रोल आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है, कंपनी को नॉमिनी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। कंपनी जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तो कंपनी को सिंपल मतलब है कि पॉलिसी होल्डर कौन है, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट जाएगा, जो भी जाएगा वो सारा का सारा उसके पॉलिसी होल्डर को जाएगा। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, इन दैट केस पैसा तब जो है आपको नॉमिनी का रोल आता है इसमें। क्लियर है सभी को? अब नॉमिनी जो है हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार चेंज कर सकते हैं पॉलिसी में। ऐसा नहीं कि एक बार जो कर दिया वो फिक्स हो गया, वो केवल फिक्स होता है MWP एक्ट वाले में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको इसकी नीड नहीं होती है, कोई भी जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉमिनी हमने बनाया है 18 साल से कम बच्चे को, तो इन दैट केस एक अपॉइंटी की नीड होती है। जैसे पॉलिसी में क्या होता है कि जब बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं, तो अगर बच्चों को नॉमिनी बनाया है तो बच्चे के लिए एक गार्जियन का भी होता है जिसे हम अपॉइंटी कहते हैं। तो बच्चों के केस में क्या होता है, बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं हम तो एक अपॉइंटी का होना जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे जब कभी किसी की पॉलिसी कर रहे हैं, बच्चों को नॉमिनी बना रहे हैं, तो उसमें जैसे फादर के पॉलिसी कर रहे हैं तो बच्चों के नॉमिनी बनाया तो मदर का साइन फॉर्म पे चाहिए होता है, अपॉइंटी के केस में वो चाहिए होता है, बताऊंगा मैं कहाँ पे, बट उसकी नीड होती है, ठीक है। In case of minor nominee death, money is paid to the legal heir. It comes under section 39. Nomination can be done either at the time of policy is bought or later. बाद में भी कर सकते हैं, जनरली हम शुरू में ही लेते हैं, आज के समय मैंडेटरी है ये, ठीक है। असाइनमेंट पॉलिसी को हम, अच्छा आपने सुना हो कि पॉलिसी LIC की पॉलिसी पे हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, सुना है आपने? नहीं सुना आप लोग? LIC नहीं सुना था, बैंक से तो पता नहीं है। नहीं हाँ, सुना बैंक सर। बैंक से भी एक LIC इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी है वो एक तरह से आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ऐसे समझिए, बैंक में आपने FD कर रखी है 10 साल की, मान लीजिए लेट सपोज, तो अब क्या उस पे उस FD के बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है? वो मिल जाता है, क्यों? वो हमारे गारंटी है ना उसके पास। एग्जैक्टली उसमें भी तो पैसा बना हुआ है उतना। उसी तरह से जो आपका ये हुआ, आपका जो इंश्योरेंस है उसमें बोनस भी बन रहा है और आपका सम एश्योर्ड तो है ही है। तो जितना सरेंडर वैल्यू बनता है हमारा, वही सरेंडर वैल्यू जो आपका होता है उतने तक का हम लोन बैंक से भी ले सकते हैं। तो ये आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं पॉलिसी को असाइन करना। समझ में आ रही बात सभी के? बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा जी क्लियर हो रहा है कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा ना? नो सर, क्लियर है। पक्का? चलिए अच्छी बात है, आज जल्दी ही खत्म कर दूंगा, होप सो। बस थोड़ा सा बाकी है इसमें। ठीक है सर। चलिए, तो असाइनमेंट में आपको क्या होता है कि हम अपनी पॉलिसी, असाइनमेंट का सिंपल मतलब समझिए कि जैसे कि मान लीजिए गिरवी रखना। गिरवी रखने का ना मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी को पैसे की नीड है, उसने अपने उसके पास गोल्ड है, गोल्ड को उसने जाके कहीं बैंक में गिरवी रख दिया। अब उस गोल्ड पे लोन दे दिया बैंक ने, मान लीजिए लेट सपोज कि 2 लाख का लोन दे दिया। अब उस गोल्ड पे राइट किसका है? बैंक का हो गया। बिल्कुल, अब बैंक का हो गया। पैसा नहीं कल चुकाया को तब तक बैंक का हो गया। किसका हुआ? तब तक बैंक का है जब तक हम पैसा नहीं चुकाते थे। एग्जैक्टली जब तक हम पैसा नहीं चुकाते तब तक हमारा बैंक का ही रहेगा वो, ठीक है। समझ में आ रही बात? जी। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट करने का मतलब कि हमने उसको एक तरह से गिरवी रख दिया बैंक के पास, उससे हमने पैसे ले लिए। और गिरवी रखने के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्लेम का अमाउंट किसके पास जाएगा? तो बैंक के पास जाएगा। बिल्कुल बैंक के पास जाएगा। बैंक का उसमें से अपना जो भी बाकी है पैसे वो माइनस करके वापस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे देगी। क्लियर है कहानी है? लेकिन अगर ये MWP एक्ट के अंदर पॉलिसी ले रखा है तो क्या उसमें वो किसके पास ट्रस्टी पैसा को जाएगा? जाएगा। किसके पास जाएगा? वो ट्रस्टी को जाएगा। यस, वो असाइन ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये पढ़िए, अगर असाइनमेंट हो रखा है तो नॉमिनेशन उसमें हो जाता है कैंसिल, नॉमिनेशन की वैल्यू हो जाती है खत्म। तो अगर क्लेम आएगा तो बैंक को ना जाके असाइनी को मिल जाएगा पैसा, नॉमिनेशन का, नॉमिनी का रोल खत्म।
ठीक है, समझ मेरी बात? एक मिनट होल्ड कीजिए, एक कॉल आ रहा है। आवाज आ रही है सभी को? जी। तो नॉमिनी का रोल असाइनमेंट में खत्म हो जाता है। वो असाइनमेंट दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट, कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट मतलब पूरा पावर दे दिया, कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन के दौरान दिया। ये आप लोग समझ जाइएगा पढ़ के, ठीक है ना? इसमें से वैसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, पर पढ़ लीजिएगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है। नॉलेज के लिए भी है, पॉलिसी की सर्विसिंग पार्ट है। वैलिड असाइनमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि जो अब हम गिरवी कब रख सकते हैं गोल्ड को? मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ कि दो भाई है, एक भाई के पास गोल्ड है, उसके पास उसकी सारी रिसिप्ट है, क्या दूसरा भाई जाकर उस पर लोन ले सकता है? नहीं। क्यों? भाई है। नहीं, भाई देगा तभी तो रखेगा वो। बट लीगली डॉक्यूमेंट तो दूसरे भाई के पास है, क्योंकि बैंक तो लीगल वो देखेगी ना भाई किसका ओनरशिप किसकी है। तो इसी कारण से जो है वो उस केस पे नहीं हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपका, एक मिनट एक मिनट। हाँ, असाइनमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय वैल्यू कंसिडरेशन। जो सेंटर वैल्यू होता है वो चाहिए होता है, इसमें वही लिखा है वैल्यू कंसिडरेशन। It should not be opposed by any law of force. Assignee cannot do any assignment but cannot do a nomination. कहाँ? ठीक है, क्लियर सभी को? अभी से ही? जी। तो 8 बजे 9 बजे की। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए पॉलिसी खो गई है हमारी। अगर पॉलिसी खो जाती है फिर डुप्लीकेट पॉलिसी इश्यू होता है हमारा, ठीक है? उसको डुप्लीकेट पॉलिसी वो भी इश्यू होता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ एफिडेविट बनता है, उस बेसिस पे हो जाता है। पॉलिसी होल्डर का लॉस ऑफ पॉलिसी अगर हो सकता है किन्हीं के कारण से। इफ रिक्वायर्ड एडवर्टीजमेंट होता है नेशनल पेपर में, इंडेमनिटी बॉन्ड की नीड होती है, वो करते हैं, ठीक है? फिर आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब हम पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑल्ट्रेशन में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज हो पॉलिसी में कर सकते हैं, ये सारी चीजें। नेम, एड्रेस, मोड ऑफ पेमेंट, सम एश्योर्ड को कम करना, चेंज इन टर्म, ये सारा कुछ हम इसमें, चेंज इन डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, बट बहुत इंश्योरेंस कंपनी में जरूरी नहीं कि ये सारे कुछ हो। ऑल्ट्रेशन मतलब हम चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, सेटलमेंट ऑप्शन फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम। फिर आता है आपको आता है अंडरराइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंडरराइटिंग मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम जो भी इंश्योरेंस करने को आया, मेरे पास कोई प्रपोजल आया प्रपोजल फॉर्म के तौर पे, तो हम उस प्रपोजल फॉर्म के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इसको कितने का इंश्योरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसका सिंपल एक एग्जांपल समझिए, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो लोग क्रेडिट स्कोर देखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वाले, वो अंडरराइटिंग का ही पार्ट है। वो देखें कि इनका क्रेडिट स्कोर कैसा है, पुराना जो लोन अगर ले रखा है तो चुकता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर अचानक से क्रेडिट कार्ड की नीड क्या होगी, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो सारा कुछ देखते हैं। तो इससे कहते हैं अंडरराइटिंग, ठीक है? तो अंडरराइटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है आपको कि आपको कैटेगराइज करना और असाइन करना डिफरेंट रिस्क क्लासेस में, कि किसके लाइफ पे कितने का रिस्क है, वो सारा कुछ उसमें देखना। क्लियर है? डिपेंड जी। करता है डिग्री ऑफ रिस्क, डिपोजिट इन्होंने रिस्क क्लासिफिकेशन और अंडरराइटिंग, ठीक है? समझ में आ रही बात? जी। ओके। अब अंडरराइटिंग का पर्पस क्या होता है, अंडरराइटिंग क्यों नीड क्यों है, अंडरराइटिंग की नीड क्यों होती है, क्या कारण हो सकता है अंडरराइटिंग का? अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की बात करें, हम ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड कंपनी इश्यू कर दे जिसका सिविल स्कोर 200 है, क्या होगा? तो पैसा डूब जाएगा उसका। एग्जैक्टली तो वो हमें जो भी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो पूछा था एक क्वेश्चन कि हम किसी को पैसा 500 रुपए भी देना होगा तो उससे पहले उसको देखेंगे उसका हिस्ट्री क्या रहा है, भाई पिछले बार पैसा लिया तो चुकाया था कि नहीं चुकाया था, वो देखते हैं। तो वो आपको हो गया पार्ट ऑफ अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग का पर्पस क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी, इसमें क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग, या मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं होगा, टू प्रिवेंट एंटी सिलेक्शन और सिलेक्शन अगेंस्ट द इंश्योरर। अब मान लीजिए जैसे इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहा है, अगर किसी को कैंसर है, फॉर्म पे लिखा है कैंसर है, मेडिकल टेस्ट में कैंसर, अगर हमने उसका इंश्योरेंस कर दिया तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर में क्लेम आ जाएगा। तो वो तो सर्टेनिटी हो गई ना, डेथ तो उसके में सर्टेन हो गया।
इसी कारण किसी को कोई बीमारी होती है तो हम उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते। कोई अगर ऐसी बीमारी जिसे डेथ होनी है, हम उसका इंश्योरेंस नहीं करते, क्योंकि इंश्योरेंस अनसर्टेन चीजों की जाती है। ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि डेथ तो मेरा सर्टेन है सभी का, बिल्कुल। डेथ, तो फिर इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया? रजत जी, हेलो, आ रही है आवाज रजत जी? आ रही है। क्वेश्चन ये होता है कि इंश्योरेंस हम अनसर्टेन चीजों का करते हैं, जो कि हमें जिसके बारे में नहीं पता हो, ठीक है ना। बट इंश्योरेंस हम किसी का करते हैं तो उस पर्सन का तो डेथ तो सर्टेन है ना, तो उसका इंश्योरेंस कैसे कर सकते बट हैं? सर अंडरराइटिंग रहेगी तो फिर हम थोड़ी श्योरिटी लेके चल सकते हैं ना, नहीं नहीं रजत जी, अब हमें देखिए, जानकारी नहीं रहेगी उसके नहीं बारे में। सर, हेल्थ हाँ, वगैरह देख के। नहीं नहीं, आप और लोग समझ, अंडरराइटिंग में पूछ ही नहीं रहा, मैं हम्म, सिंपल पूछ रहा हूँ कि एक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करते हैं जो कि अनसर्टेन हो। ठीक है। अब जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी आप का इंश्योरेंस करते हैं तो गाड़ी की करंट कंडीशन के बेसिस पे करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हमें ये पता हुआ कि भैया इसका इंश्योरेंस, इसका एक्सीडेंट होने वाला है, ब्रेक फेल है, उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते। किसी को कैंसर है, उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते। तो अगर जैसे इंश्योरेंस हम करते किसका है, जो कि डेथ के अगेंस्ट पे इंश्योरेंस करते हैं ना, किसी की डेथ होगी उसके इसके अगेंस्ट हम इकोनॉमिक वो कंपनसेशन के लिए करते हैं। समझ में आ रही बात? हम्म, तो यहाँ पे जो डेथ तो मेरा सर्टेन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं कि इंश्योरेंस अनसर्टेन चीजों की करते हैं हमेशा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सभी के। कभी नहीं बाद नहीं में, सर। हाँ कभी बाद में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया बट आंसर नहीं पता किसी को। चलिए मैं, चलिए क्वेश्चन क्लियर। सर ये एक्सेल भी से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे नहीं, देखिए, इंसान का डेथ सर्टेन है, बट डेट ऑफ डेथ सर्टेन नहीं होता है। किसी का ये नहीं पता होता कि कब उसकी डेथ होगी, है ना। और जिसका पता होता है कि कब होगी, उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। जैसे कैंसर के केस में किसी को एड्स हो रखा है या कोई ऐसी बीमारी हो रखी है जिसको पता है कि भाई इसकी डेथ इस 6 महीने के अंदर में होगी या इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है, उसका हम नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आ रही बात? तो हम्म, इंश्योरेंस हम उन्हीं का करते हैं जिसके डेथ का अनसर्टेनिटी हो, डेट नहीं पता हो, हमें पता जिस दिन चल गया उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। हर किसी को कैंसर हो रखा है तो पता है बेचारे को जो है ना, अगले 6 से 7 महीने, या फिर अगर स्टेज के ऊपर है, स्टेज के ऊपर है कि कैसा स्टेज है। मान लीजिए स्टेज लास्ट स्टेज का है तो उसको पता होता है कि भाई क्या टाइम है, फ्रेम है, तो उसके उसका हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? तो यही अंडरराइटिंग होता है। अंडरराइटिंग बेसिकली क्या होता है कि हम एंटी सिलेक्शन करते हैं कि हमें किसको इंश्योरेंस देना है, किसको इंश्योरेंस नहीं देना है। इट इज टू क्लासिफाई रिस्क एंड इंश्योर इक्विटी अमॉन्ग रिस्क। हमें बेसिकली क्या है, रिस्क का क्वालिफिकेशन करते हैं कि मान लीजिए 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से किन किन का सेम प्रोफेशन में है, किन का क्या क्या रिस्क है, उनको हम दे सकते हैं क्लासिफाई करना रिस्क को। ठीक है। डिग्री जी और रिस्क क्वालिफिकेशन। अब इसी में आता है फिर आपको स्टैंडर्ड लाइफ आ गया, जैसे कोई ऑफिस गोअर है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर किसी अच्छे एमएनसी में काम करता है, तो उसका, और ऑफिस जॉब है उसका, तो मान के चलते हैं उसका अच्छे कंडीशन में रह रहा है, उसको अच्छे इन्वायरमेंट में वर्किंग कंडीशन है, वो जहाँ रहता भी होगा अच्छे कंडीशन में रहता है, तो उसको चांसेस है कि वो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, कह सकते हैं। तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड लाइफ। ठीक यस। है ना। फिर कहते हैं प्रीफर्ड लाइफ। प्रीफर्ड लाइफ हो गया आपका कि उसमें से और भी बेटर कौन सा हो गया, जैसे एमएनसी हो गया, रेप्यूटेड कंपनी में हो गया, आपको प्रीफर्ड लाइफ हो गया। स्टैंडर्ड लाइफ में बेसिकली क्या, ऐसे समझिए कि एक स्टैंडर्ड हेल्दी पर्सन की जो लाइफ होती है, वो स्मोक नहीं करता है, वो उसका डेली रूटीन सही है, वो स्टैंडर्ड लाइफ कहलाता है। और प्रीफर्ड लाइफ में आपको हो गया कि जो किसी उससे भी बेटर लाइफ है, तो उसे कहते हैं प्रीफर्ड लाइफ। तो जो प्रीफर्ड लाइफ वाले होते हैं उनका कुछ सम जैसे 50 लाख तक का इंश्योरेंस विदाउट मेनी मेडिकल हो जाता है। बट अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो उनका जो है 15 लाख तक का जो है इंश्योरेंस विथ मेडिकल होता है, अगर विदाउट मेडिकल होता है अगर 18 to 35 ईयर का है। वो सारी अंडरराइटिंग चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। सब स्टैंडर्ड लाइफ
वही जिस पे रिस्क ज्यादा हो, जैसे माइनिंग डस्ट है, बंजी जंपिंग, ट्रेनर हो गया, ये सारा सब स्टैंडर्ड में आ गया। डिक्लाइन लाइफ, जिसको कोई बीमारी जैसे एड्स या कैंसर है तो उसको डिक्लाइन करते हैं। तो लाइफ आपको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, जो भी इंश्योरेंस आता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड लाइफ, दूसरा हो गया प्रीफर्ड लाइफ, तीसरा हो गया सब स्टैंडर्ड, चौथा हो गया डिक्लाइन। सबको क्लियर है? फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला जैसे मैंने बताया था कि एजेंट इज प्राइमरी अंडरराइटर। एजेंट जो होता है प्राइमरी अंडरराइटर होता है। सबसे पहला अंडरराइटिंग का काम होता है एजेंट का। अगर एजेंट गया है पॉलिसी करने, दिख रहा है 5 फीट का की हाइट है और वेट उसका 100 kg है, मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसे। तो वहां पे उसका, तो वो हो सकता है कि वहीं पे डिनाई कर दे, सर आपका इंश्योरेंस आपको कोई पक्के से वो होगा, आपका मेडिकल होगा। आपकी एज में नॉर्मल लोगों का मेडिकल नहीं होता, बट आपके केस में मेडिकल होगा, उसे कहते हैं प्राइमरी अंडरराइटिंग। ठीक है, एजेंट जो होता है प्राइमरी अंडरराइटिंग होता है सिलेक्शन। फिर उसका डिपार्टमेंटल लेवल, फिर उसके बाद वो फॉर्म फिल करके लाता है। फिर डिपार्टमेंट के बेसिस पे होता है आपका, जो अंडरराइटर बैठते हैं, जो फॉर्म देखते हैं, उस फॉर्म में देखते हैं कि ये सारी चीजें ठीक है या नहीं है, उसके बेसिस पे वो प्राइमरी अंडरराइटिंग करते हैं डिपार्टमेंट के लेवल पे, मतलब ऑफिस में हुआ। जो भी करते हैं उनको अंडरराइटर करते हो। अंडरराइटर का काम क्या होता है कि कोई भी इंश्योरेंस आ रहा है उसको, प्रपोजल आ रहा है बेसिकली, ऐसे समझिए, कोई भी प्रपोजल आ रहा है अगर पॉलिसी के लिए, तो उसको डिवाइड करना डिफरेंट रिस्क वाले कैटेगरीज में। रिस्क 1, रिस्क 2 में लाई करता है, स्टैंडर्ड लाइफ है, सब स्टैंडर्ड लाइफ है, डिक्लाइन लाइफ है, उसमें डिवाइड करता है। उसे वो काम होता है अंडरराइटर का। अंडरराइटर का डिसीजन क्या होता है? एक्सेप्टेड ऑर्डिनरी रेट, मतलब कि वो एक स्टैंडर्ड रेट पे जो है, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है, उस पे ले सकता है, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑर्डिनरी रेट। दूसरा एक्स्ट्रा रेट, मतलब कि जो स्टैंडर्ड लाइफ है उससे थोड़ा सा गड़बड़ है, जैसे कि वेट थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे 5 फीट का बंदा है अगर, और उसकी वेट जो है करीब लेट सपोज 80 है, और नॉर्मल होना चाहिए 70 तक, तो 10 kg का फर्क है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इन दैट केस हो सकता है कि एक्स्ट्रा कुछ लग जाए उस पर, तो एक्स्ट्रा रेट कहते हैं उसको। एक्सेप्टेड विथ लियन, लियन मतलब होता है कंडीशन के साथ। कंडीशन के साथ मतलब जैसे कोई बंजी जंपिंग करता है, तो उसमें ये रहा है कि आपका बंजी जंपिंग का जो रिस्क है बहुत ज्यादा है, तो आपको अगर बंजी जंपिंग के कारण डेथ होती है तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे, या फिर कुछ कंडीशन लगाना, उसे कहते हैं लियन। एक्सेप्टेंस विथ लियन। एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज मतलब कि अगर किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण से आपकी डेथ होती है, तो पर्टिकुलर बीमारी है आप, और आप कह रहे हैं कि इस बीमारी का मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं है, तो उस बीमारी के कारण डेथ होती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजों में क्लेम मिलेगा। अगर दूसरी बीमारी से हो रहा है तो उससे क्लेम मिलेगा। डिक्लाइन और पोस्टपोन, मतलब कि वो उसको डिक्लाइन कर सकता है। तो अंडरराइटर क्या कर सकता है? सबसे पहले अंडरराइटर एक्सेप्ट कर सकता है स्टैंड नॉर्मल रेट पे, ऑर्डिनरी रेट जिसको कहते हैं, मतलब जैसे लेट सपोज कोई 25 साल का बंदा है, उसको लेट सपोज 1 लाख का इंश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड रेट है आपको 5,500 रुपीज का। अगर वही 25 साल का बंदा ये स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो और इसको जो अगर सपोज सही, तो उसको 5,500 का प्रीमियम पड़ेगा 1 लाख पे। लेकिन अगर थोड़ा सा डेविएशन है कुछ, तो उसको 5,600 ले सकते हैं, कंपनी ले सकती है। अंडरराइटर का है कि आपको 5,600 देना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। और कोई कंडीशन के साथ हो गया तो 5,500 प्लस सम कंडीशन। तो ये सारी चीजें आपको हो गई। क्लियर है सभी को? ये अंडरराइटिंग का पार्ट हो गया। फिर रेटिंग फैक्टर क्या होता है, किस किस बेसिस पे? अब होता क्या है कि इसमें आपका फीमेल इंश्योरेंस है, माइनर्स है, लार्ज सम अश्योर्ड है। लार्ज सम अश्योर्ड जैसे समझिए कि जैसे हाई कोई 1 करोड़ का ले रहा है, तो 1 करोड़ का लेगा, और कोई 1 लाख का इंश्योरेंस चाह रहा है, तो दोनों का सेम अंडरराइटिंग प्रोसेस होगा या अलग होगा? अलग हो गया। बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का जो है अब आपका अलग अलग आ गया है। ठीक है ना? तो 1 करोड़ वाले का उसमें देखा जाए कि 1 करोड़ का है, तो उसका इनकम क्या है, वो करता क्या है, क्यों 1 करोड़ लेना चाह रहा है, उसको फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के साथ साथ मोरल अंडरराइटिंग भी करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों का माइनर अंडरराइटिंग अलग होता है। बच्चों का फिर वैक्सीनेशन देखा जाता है, किस क्लास में है, क्या है, वो एजुकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका देखा जाता है। फीमेल इंश्योरेंस है, और फीमेल के केस में अलग देखा जाता है। फीमेल इंश्योरेंस अगर है किसी का, तो उसमें भी आपको वो देखा जाता है कि उनका जो है आपका उनके इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो किसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, उन्हें जो है प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो सारी चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है कि नहीं, वो सारी चीजें देखी जाती है, वो मोरल हजार्ड में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एज देखा जाता है।
अंडरराइटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब कि बेसिकली समझिए इंश्योरेंस किन किन चीजों से डिपेंड करता है। फिर एज हो गया, फिर मोरल हजार्ड हो गया। मोरल हजार्ड ऐसे समझिए कि कोई बंदा, जैसे कि एक क्वेश्चन आया भी होगा मोरल हजार्ड का, जैसे कोई किसी ने इंश्योरेंस ले लिया और इंश्योरेंस लेके बिल्कुल बेफिक्र केयरलेस एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि रफ ड्राइविंग कर रहा है कि हाँ भैया मेरा तो 5 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, अब मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मेरे परिवार को 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। और फिर वो क्या कर रैश ड्राइविंग कर रहा है, जहां मर्जी वो स्टंट्स कर रहा है, तो ये क्या सही है? नो सर। नहीं। तो इसे कहते हैं मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड मतलब सिंपल समझिएगा एक वर्ड में कि वो सारी चीजें जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएं किसी भी ये मिस हैपनिंग के। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग, ड्रिंक करके ड्राइव करना, तो आपको एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ड्रिंकिंग एक आपको हजार्ड हो गया जिसके कारण से आपका एक्सीडेंट आपका हो सकता है। तो अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो वो उसका मोरल हजार्ड में आएगा। वो क्वेश्चन आया भी होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें ये होता है कि किसके अंतर्गत ये आता है, तो दिस इज मोरल हजार्ड। जैसे कि पर्सन का बिहेवियर माइट, आया था ना, माइट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ परचेजिंग अ लाइफ, आया होगा, पक्का आया होगा। पर्सन ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल आफ्टर टेकिंग लार्ज इंश्योरेंस कवर और टेकिंग हाई इंश्योरेंस कवर ऑन स्पाउस लाइफ व्हिच इज नॉट अर्निंग। अब वाइफ, अब फीमेल अंडरराइटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें देखा जाता है इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब मान लीजिए किसी ने, ऐसा बहुत बार हुआ था पहले, क्या होता था कि लोग इंश्योरेंस लेते थे वाइफ के नाम पे और उनको जो है ना कोई एक्सीडेंट कर दिया, मतलब कि उनकी डेथ घोषित कर दी। उस केस में क्या होता है आपका कि आपका जो है ना इंश्योरेंस एक तरह से उनको डेथ को प्रमोट कर रहा है। तो इसलिए फिर वही अंडरराइटिंग स्टार्ट हो जाती है, फीमेल अंडरराइटिंग करना स्टार्ट हो गया कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्यों उनका 1 CR का लिया जा रहा है, वो सारी चीजें देखी जाती है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड में क्या आ गया आपका कि हजार्ड मतलब सिंपल वही जो वो कारण जिसके कारण से हमें चांसेस बढ़ जाए एक्सीडेंट, मतलब कि डेथ होने का। ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आ गया आपका ड्राइवर है, सर्कस आर्टिस्ट है, स्टंटमैन है, इनका इनको जो होगा वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड में होगा। इंश्योरेबिलिटी ऑफ द पर्सन डिपेंड करेगा उसके ऑक्यूपेशन पे। हेल्थ हजार्ड, किसी केमिकल, ये भी आया होगा, केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, डीप सी डाइवर है, न्यूक्लियर प्लांट में है, या फिर माइनर है। ये सब जो हजार्ड होता है इसको कहते हैं हेल्थ हजार्ड, मतलब उसके कारण हेल्थ पे उसके ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर है सभी को? इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो उसमें से आपको रहेगा कि माइनिंग में काम करना। दूसरा आपको हो सकता है कि आपका डीप सी डाइवर है या केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, तो वो आपको बेसिकली उसके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे देखना होगा। मोरल हजार्ड क्या हो गया, कोई क्रिमिनल माइंड है, नाइट क्लब वर्कर है, तो ये सब आपको मोरल हजार्ड में आते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल हैबिट, अब ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये भी आपको लाइफस्टाइल एंड हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है अंडरराइटिंग का। नाउ नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेडिकल मतलब होता है कि मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, तो कुछ सम एश्योर्ड तक, और डिपेंडिंग ऑन की स्टैंडर्ड लाइफ है, प्रीफर्ड लाइफ है, उसके तक हमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बिना मेडिकल के वो केस हो जाता है। मुकेश सर, आपकी जो पॉलिसी हुई होगी आपका मेडिकल हुआ था? नहीं, मेडिकल नहीं हुआ था। रजत जी आपकी हुई थी? नहीं सर। नहीं हुई थी क्योंकि आप लोग का नॉन मेडिकल में आ गया, क्योंकि सम एश्योर्ड इतना नहीं था कि उसका मेडिकल हम्म रिक्वायरमेंट हो। ठीक है ना? हम्म फिर आपको आता है मेडिकल अंडरराइटिंग। गेट, इसमें लिखा भी है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है, कुछ सम एश्योर्ड इतना होता है कि दैट इज गेट एक्सेप्टेड विदाउट कंडक्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, नॉन मेडिकल प्रपोजल कहते हैं। मेडिकल हम्म अंडरराइटिंग में क्या होता है आपका कि मेडिकल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है अंडरराइटर के डिसीजन को। अब मेडिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि मान लीजिए किसी की फैमिली हिस्ट्री का कॉलम देख रहा है, उसमें देख रहे हैं फादर की डेथ हो गई है 45 में, मदर की हो गई है 60 में, सिस्टर की हो गई है आपकी 55 में। ये क्या बता रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। कम है, मतलब कोई ना कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, हाँ। इसी कारण से फैमिली हिस्ट्री फिल करते हैं। तो उस बेसिस पे भी डिसाइड होता है, तो फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कोई हेरिडेटरी बीमारी है नहीं, एवरेज लॉन्जिविटी ऑफ द फैमिली कितनी है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा, उसके बेसिस पे। तो फिर वो सारा कुछ, देखिए सब कुछ इसमें इंश्योरेंस में देखा जाता है कि आप किसी को इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उसके जो है ना जो डेथ के चांसेस हैं वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। फैमिली हिस्ट्री देखेगा तो उसके चांस से, फैमिली में हर कोई 90 है, कोई 85 है, तो चांस है कि वो जो है लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा। ठीक है। हम्म हेरिडिटरी कोई बीमारी नहीं दिख रही है उसमें, तो ये सारी चीजें। ओके नाउ,
फिर पर्सनल हिस्ट्री आती है। पर्सनल हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया था आपको, हाइट वेट हो गया, कोई वो उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो सारी चीजें उसमें पर्सनल हिस्ट्री में आ जाएंगी, जो मैंने फॉर्म में दिखाया था आप लोगों को। फिर आपको पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में बिल्ड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, यूएसजी हो गया, इन सब बेसिस पे जो आपका होता है हम मेडिकली डिसाइड करते हैं। क्लियर है सभी को? जी। लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको होता है क्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लेम क्या होता है? वो सारी चीजें जिससे आपको, अच्छा एक बात बताइए, कंपनी की तरफ से आप, कस्टमर जो है कंपनी को तो हमेशा पैसा पे करता है, प्रीमियम। हम्म। कंपनी की तरफ से कब पैसा आ सकता है, किस किस वे में आ सकता है बताइए? तो मनी बैक में है, जो बीच बीच में मिलता रहता है। एक मनी बैक हो गया, गुड, इसको हम एसबी कहते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट, मनी बैक हो गया। दूसरा और कैसे आ सकता है पैसा? या फिर डेथ के बाद ही आता है, जब क्लेम, बोनस है, बोनस भी आता है। बोनस में मनी बैक आ गया। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी हो गया। सरेंडर, सरेंडर करेगा तो भी तो कंपनी की तरफ हाँ, से मिलेगा, सरेंडर तब भी पैसा मिलेगा। ठीक है। लोन, इसमें भी कंपनी की तरफ से पैसा मिलेगा। तो ये सारा कुछ कहलाता हाँ। है क्लेम। जो कोई भी पेमेंट हम करते हैं आती है कंपनी की तरफ से पॉलिसी होल्डर को, उसे कहते हैं क्लेम के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ क्लेम एंड क्लेम प्रोसीजर। क्लेम इज डिमांड दैट इंश्योरर हैज टू फुलफिल द प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम क्या होता है कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट, जो पॉलिसी है, बॉन्ड है, उसमें लिखा हुआ कि आपको इन कारण से मिलना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको क्लेम में आती है। पहला हो गया सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट। सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट मतलब हो गया मनी बैक, जो कि हमारा जो पैसा आता है बीच बीच में, उसे कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट। पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल बाय इंश्योरर एट स्पेसिफिक टाइम। जैसे मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि हमारी जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल में फीचर है पॉलिसी की, 5वें 10 से 15 साल में कुछ पैसा आएगा, तो वो 5वें 10 से 15 में उसको आना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट। फिर होता है सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को, हम पॉलिसी को सरेंडर करके भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको उसी में आ गया। तीसरा कोई राइडर का बेनिफिट, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था डिसेबिलिटी राइडर बेनिफिट बताया था ना, हाँ। तो वो भी एक तरह से हाँ। उसमें भी पैसा आ रहा है मेरा, तो वो भी एक तरह से क्लेम हो गया। तो राइडर बेनिफिट के तौर पे भी आ सकता है, फिर मैच्योरिटी आ सकता है, डेथ क्लेम आ सकता है। क्लियर है? हम्म। नाउ डेथ क्लेम दो टाइप से हो सकता है, एक होता है अर्ली, एक होता है नॉन अर्ली। तो अरे, एक डेथ क्लेम दो टाइप से हो सकता है, एक होता है अर्ली डेथ क्लेम, एक होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली में आपको जो 3 साल पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर में अगर डेथ हो जाता है, उसे कहते हैं अर्ली डेथ क्लेम। पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद होता है, उसे कहते हैं नॉन अर्ली डेथ क्लेम, ठीक है। Forms to be submitted by nominee or legal heir on the death are claim form, certificate of burial and cremation, treating physical certificate, hospital certificate, जो भी चीजें होती हैं, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कोर्ट कॉपीज ऑफ पुलिस का जो भी रिकॉर्ड होगा वो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्लियर है सभी को ये? तो ये आपको जी। ये जो होता है सारी चीजें, क्लेम फॉर्म हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ बरियल क्रिमेशन, ये एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई सही में कोई इंसिडेंट हुआ है, उसका होता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज चाहिए होती है आपको इन केस ऑफ अ क्लेम। नाउ अब इसके बाद क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ फ्रॉड केसेस हो जाते हैं, उस केस में कंपनी क्या होता है उसको रिजेक्ट कर सकती है। जो कंपनी जो रिजेक्ट करती है उसे कहते हैं रेपुटेशन ऑफ क्लेम। यहाँ देखिए, समझ में आ रही बात सभी के? जी। तो उसमें क्या होता है, कोई फ्रॉड अगर हो रखा है, कुछ बात छुपाई गई है, तो उसको कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर सकती है, उसे कहते हैं रेपुटेशन ऑफ डेथ क्लेम। फिर एक आपको होता है इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज। इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कहता है, इसको ध्यान समझिएगा, कि जैसे अर्ली क्लेम क्या था आपको याद कीजिए, कि पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर में कोई क्लेम अराइज होता है तो उसे कहते हैं हम अर्ली क्लेम, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी के? नाउ अब उस दौरान अगर कंपनी को 2 साल के अंदर में कोई क्लेम आ जाता है और कंपनी को लगता है कि ये बात जो है ना फ्रॉड की करके पॉलिसी ली गई थी, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे जी। एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई 2 साल के अंदर में क्लेम आ गया। अब उसमें दो चीजें हो सकती है, एक होता है जेन्युइन क्लेम है, जेन्युइन क्लेम हो गया तो कंपनी उसको पे कर देगी। लेकिन कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन किया
क्योंकि अर्ली क्लेम में इन्वेस्टिगेशन होता ही होता है। 3 साल के अंदर में कोई क्लेम आया है तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको 3 साल के अंदर में कोई क्लेम आया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, सॉरी 2 साल के अंदर में आया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन, तो क्लेम पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पाया गया कि इसमें कुछ फ्रॉड है तो कंपनी वो रिजेक्ट कर सकती है क्लेम को। क्लियर है ये? जी। नाउ अब ये Yes, sir. हाँ, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी जो भी होगी वो रिजेक्ट कर सकती है। अब ये नॉमिनी का रोल उस पे आ जाता है कि नॉमिनी उसको जस्टिफाई करे कि नहीं, ये जो क्लेम था आपका वो जेन्युइन था। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि 20/4/2021 को किसी की पॉलिसी हुई, ठीक है, हम्म, और 1 साल के अंदर में डेथ हो जाती है। अब कंपनी के हाँ। पास जो गया पेपर तो उसमें दिख रहा है कि उनको कैंसर है, कैंसर के कारण से डेथ हुई है, ठीक है। अब हम्म, कंपनी क्या करेगी, वो पेपर देखेगी और कंपनी को डाउट हुआ तो रिजेक्ट कर सकती है कि भाई इनको कैंसर था, कैंसर के कारण से डेथ हो गई थी। लेकिन अब फिर उसके बाद नॉमिनी ये प्रूफ अगर करता है कि 20/4/2021 में जब पॉलिसी हुई थी तो उनको कुछ नहीं पता था कि कैंसर के बारे में, 1 महीने के बाद अचानक से सिम्टम आए तो फिर टेस्ट कराया तो फर्स्ट टाइम पता चला, तो इन दैट केस फिर कंपनी क्लेम दे देगी। क्लियर है सभी को? जी। सभी को समझ में आ रही बात? ये Yes, sir. इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज जो है ये आपको क्वेश्चन में आया भी होगा, ये आपको क्वेश्चन में रहता ही है। तो ये कहलाता क्या है सेक्शन, इसमें यही कहता है कि अगर सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट जो है 1938 का, उसके अंतर्गत अगर 2 साल के अंदर में क्लेम रिजेक्ट होता है तो प्रूफ किसको करना पड़ेगा? नॉमिनी को। लेकिन 2 साल से 3 साल के बीच में अगर रिजेक्ट करना है तो कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं भाई, इनको जो हमने रिजेक्ट किया हुआ है वो इस बेसिस पे किया है और इन्होंने फ्रॉड किया था। फर्क समझ में आ गई बात? हम्म, 3 साल के अंदर में कोई क्लेम होगा उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी ही होनी है, अर्ली क्लेम कहते हैं उसको, ठीक है। और 3 साल के अंदर में फिर उसको डिवाइड कर दिया गया 2 साल और 1 साल, लास्ट का साल, सेकंड और थर्ड। सबको समझ में आ रही बात? जी। ठीक है। फिर आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। मान लीजिए कोई लापता हो गया, ठीक है, और लापता हो गया, वो नहीं मिला, और तो कंपनी जो है 7 साल तक वेट करेगी उसके, क्योंकि ये रूल है आपका। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि अगर कोई 7 साल तक वापस नहीं आता है, एफआईआर या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से 7 साल के अंदर में, तो इन दैट केस तो हम अज्यूम करते हैं कि पर्सन इज डेड, ठीक है। हम्म, तो वो आपको होगा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अब अभी बड़े बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अभी अभी हाल फिलहाल में एक स्टोरी हुई थी, न्यूज में आया हुआ था कि एक बंगाल में एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, पता नहीं क्या ज्ञान खंड एक्सप्रेस या समथिंग ऐसे था, ठीक है ना। उसमें क्या हम्म, हो गया था कि एक पर्सन जो थे उनका जो है ना डेथ डिक्लेयर हो गया था, कंपनी भी डिक्लेयर कर दिया, पुलिस ने भी डिक्लेयर कर दिया, सब डिक्लेयर कर दिया, और उनको इंश्योरेंस क्लेम सब कुछ मिल गया, ठीक है। हम्म, हम्म, फिर अभी हाल फिलहाल में 1 वीक पहले की बात है, वो पता चल रहा है क्या कि नहीं, वो पर्सन जीवित है। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने उनकी फैमिली को, नॉमिनी को, एक फैमिली मेंबर को, उनकी सिस्टर को गवर्नमेंट जॉब भी, रेलवे की जॉब भी दे दी थी। तो फिर ये हुआ कि जब रेलवे ने जॉब दिया है, कोई मुआवजा के तौर पे मिलता है अगर, तो उसमें पूरी चेकिंग होती है, बट यहाँ पे कैसे मिस हो गया, तो वो सारी चीज फिर अब स्टार्ट हो रही है। तो एविडेंस एक्ट क्या कह रहा था आपका 1870, ये क्वेश्चन भी होता है, आता है ये, कि अगर 7 साल के अंदर में कोई वापस नहीं आ रहा है तो वी विल प्रिज्यूम दैट अ पर्सन इज डेड। क्लियर है सभी को? हम्म, नाउ क्लेम का प्रोसीजर क्या होता है? आईआरडीए प्रोटेक्शन एक्ट रेगुलेशन 2002, इसके अंतर्गत कहता है कि अगर 3 साल तक जमा हो रखा है तो कंपनी जो है उसमें अमाउंट पे करेगी ही करेगी, ठीक है। हम्म, ये आईआरडीए प्रोटेक्शन एक्ट में होता है, इंश्योरर विल कॉल अपॉन द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच आर नॉर्मली रिक्वायर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वो देना होता है, 15 दिन के अंदर में जमा करना है, 30 दिन के अंदर में आपको क्लेम का पैसा सबमिट कर देना है। ये सारे नॉन अर्ली क्लेम के। अर्ली क्लेम में आपको इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें टाइम लग सकता है, वो 6 महीने तक, अरे यार, 6 महीने तक जो है आपको, 6 महीने तक आपका जो है अर्ली नॉन अर्ली क्लेम, अर्ली क्लेम में लग सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसको देख लीजिएगा, समझ जाइए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं।
एजेंट का रोल क्या हो सकता है इसमें, बताइए। एजेंट का रोल क्या हो सकता है? ये अर्ली इसमें किसी में भी, क्लेम में, अर्ली नॉन अर्ली कोई भी। वो ज्यादा से ज्यादा फैमिली से अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेके जमा कर यस, सकते बस वही, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए गाइड करना हो उसे। हैं करनी है। हाँ, कस्टमर जो भी नॉमिनी है उसको गाइड करना, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में उन्हीं को पता है। हम्म, ठीक है ना। तो एजेंट का यही रोल होता है। कोई भी यहाँ मिस्टेक हो गया था, यही मैं आप लोग कह रहा था। चलिए, ये आपका रोल ऑफ एजेंट है। क्लेम फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीजें बताना, असिस्ट करना, सबमिशन ऑफ फॉर्म, ये सारी चीजों में रोल ऑफ एजेंट राइज होता है। ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिसीज, फिर इसका बाद मेरा आता है, अच्छा अब जो मेच्योरिटी किस टाइप से आता है, अगर यूलिप प्लान है तो उसमें फंड वैल्यू मिलता है, और डेथ होता है तो सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू मिलता है, विचएवर है। मनी बैक है आपका तो मेच्योरिटी क्लेम प्लस सर्वाइवल एसबी मिलता है, सम अश्योर्ड अक्योर्ड बोनस मिलता है। विथ प्रॉफिट प्लान में आपको सम अश्योर्ड बोनस मिलता है, और ये सारी चीजें होती है। डिफरेंट प्लान में किस टाइप से मेच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम होता है वो बताया गया, जो मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट सेक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें हो, ध्यान रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों इनटेंजिबल है, वो टेंजिबल हो गया है, इनटेंजिबल है, ध्यान रखिएगा। उस दिन भी मैंने बताया था। लाइफ इंश्योरेंस मोर्टेलिटी पे डिपेंड करता है। मोर्टेलिटी होता है मृत्युता, मृत्युता, ठीक है। हम्म, और मॉर्बिडिटी होता है आपको रुग्णता, रुग्ण होना मतलब बीमार, रुग्णता। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है आपको मृत्युता पे डिपेंड करती है, दैट इज मोर्टेलिटी पे। और हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य बीमा होता है वो मॉर्बिडिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज रुग्णता। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। बाकी फिर वो नॉर्मल चीजें हैं, उसको पढ़ के आप समझ जाइएगा। हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा कुछ है नहीं। लाइफस्टाइल फैक्टर है, दोज हु आर मोस्टली इन कंट्रोल ऑफ लाइफ कंसर्न लाइफस्टाइल, उसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये याद रखिएगा कि टीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एक मिनट, टीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। पीपीएन क्या होता है? प्रीफर्ड प्रोवाइड नेटवर्क होता है, नेटवर्क प्रोवाइडर हो गया। ठीक है ना। हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या होता है? वो सिंपल सिंपल है, इसमें इतना डिटेल में जाएंगे 17 मार्क्स 18 मार्क्स आ जाएगा, ये सारे हाईलाइटेड पढ़ लीजिएगा आप लोग। टीपीए का रोल क्या होता है वो क्यों ध्यान दीजिएगा, उसमें आता है क्वेश्चन ये। टीपीए के बारे में आया होगा, आप लोगों को पता भी होगा। ये डिडक्टेबल ये सब छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस जब होगा तब आप कीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस जो समझ लिया आपने, हेल्थ इंश्योरेंस उसमें प्रपोजल फॉर्म होता है, एज प्रूफ होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑफ सेल पर्सन जो कि एजेंट का रिपोर्ट होता है उसमें, वो हो गया। मेडिकल अंडरराइटिंग में भी वही हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए रोल ऑफ टीपीए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ टीपीए में क्या होता है? प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज, कॉल सेंटर असिस्टेंस देता है, कैशलेस ऐसे सर्विस बताता है, कस्टमर रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट मैनेजर होना चाहिए, बिलिंग सर्विसेज होना चाहिए, क्लेम प्रोसेसिंग होना चाहिए, पेमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ये क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा टीपीआर का रोल है? आया था कि नहीं कोई भी उसमें, किसी टेस्ट में आया था? इंश्योरेंस इज अ प्रॉमिस एंड द पॉलिसी इज द विटनेस ऑफ दैट प्रॉमिस। वो हमारा एक तरह से प्रूफ हो गया। थर्ड पार्टी टीपीए का रोल क्या है उसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल समझ जाइएगा आप लोग। क्लियर है सभी को? बस इसका टीपीए का रोल इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में। बाकी छोड़ दीजिएगा, चल जाए। अंडरराइटिंग प्रोसेस में वही है कि आपको जो है फॉर्म पे कलेक्ट करना सारी चीजें, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, रिस्क इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेडिकल अंडरराइटिंग, नॉन मेडिकल, जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस में बताया वो भी यहाँ बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। ठीक है। वो रिस्क क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर।